सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है भाई। तो 20 चैप्टर करने हैं हमने और हम 14 चैप्टर कर चुके हैं भाई। 14 चैप्टर हो चुके हैं। 15 चैप्टर आज करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर आज हम करने वाले हैं भाई। ठीक है, हमारा बैच जो है वो 11 अक्टूबर को बनाया था भाई और 30 नवंबर से पहले ही यह सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसके बाद बैच अभी खत्म होगा नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है कि नहीं। अभी मैं चैप्टर वाइज कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मिक्स मिक्स PYQ यानी मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर प्रतिदिन आपकी सुबह भाई 9 बजे क्लास आ जाती है, ठीक है कि नहीं। तो कृपया करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी क्लास मिस ना हो पाए भाई, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में निकालेंगे, सबसे पहले कंपाउंड अमाउंट देख लेते हैं भाई। तो कंपाउंड अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो कंपाउंड अमाउंट चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे निकलेगा। तो भाई प्रिंसिपल P इंटू में 1 प्लस रेट अगर अलग अलग है और टाइम भी अलग अलग है तो 1 प्लस रेट 1 बाई 100 की पावर टाइम 1, फिर 1 प्लस रेट 2 बाई 100 पावर टाइम 2, ठीक है, इनटू में 1 प्लस रेट 3 बाई 100 पावर में टाइम 3 और मल्टीप्लाई डैश 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 डैश। कितनी भी रेट हो सकती है, कितनी भी टाइम हो सकती है भाई, ठीक है कि नहीं। तो यहां हम लिखेंगे वेयर R इज R1, ठीक है, R2 R3 डैश 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 R रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर टाइम्स T1 T2 T3 डैश 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 रेस्पेक्टिवली। क्लियर भाई। तो भाई अगर रेट दे रखी है आपको इंटरेस्ट की और कंपाउंडेड एनुअली यानी कि आपकी एनुअली कंपाउंडेड है, ठीक है कि नहीं, और फिर टाइम है आपका T1 T2 T3 इन ईयर्स दे रखा है ये आपका, ठीक है नहीं, जो टाइम है आपका वो ईयर्स। अगर रेट एनुअली है तो टाइम भी एनुअल होना चाहिए भाई। अगर रेट आपकी मंथली है तो टाइम भी मंथली बनाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, दोनों सेम करने पड़ेंगे। ये बात मैंने सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में भी बताई थी, यहां भी बता रहा हूं भाई। तो इनका जो पीरियड है वो सेम रखना पड़ेगा हमें, ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रहे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि रेट अलग अलग हो, एक ही रेट चले, ठीक है कि नहीं, एक ही रेट चले। जैसे आपने बैंक में पूंजी डाल दी तो 2 साल के लिए रेट आपकी 4% है, फिर अगले 2 साल के बाद क्या कहते हैं, रेट आपकी 3% हो जाती है, फिर वो 3 साल तक चलती है, फिर उसके बाद रेट आपकी 2% हो जाती है। वो हो सकता है 3 साल चले, फिर उसके बाद रेट आपकी 1.5% हो जाती है। तो रेट ऐसे आपकी चेंज होती रही तो ये फार्मूला लगाना है। और रेट आपकी चेंज ही नहीं हो रही है भाई, आपने 5 साल के लिए बैंक में पूंजी डाली और आपकी रेट आपकी 4% है तो 4 ही फिक्स है, वो चेंज ही नहीं हो रही है। तो फिर फार्मूला क्या रहेगा, ठीक है कि नहीं, फिर फार्मूला रहेगा आपका प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर में टाइम। क्लियर। और यहां पर इंटरेस्ट जो है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली,
इसका मतलब क्या है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है, मतलब क्या है कि साल में एक बार ब्याज कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। अब ये जो ब्याज है जितनी जल्दी कैलकुलेट होगा उतना लेने वाले को फायदा है, ठीक है नहीं। एक तो मैं साल में ब्याज जोड़ूं, एक मैं 6 महीने में जोड़ूं, एक मैं 3 महीने में जोड़ूं, एक हर महीने जोड़ूं, एक मैं रोज जोड़ूं, ठीक है कि नहीं। तो जितना जल्दी जोड़ा जाएगा उतना लेने वाले को फायदा है भाई, जो ब्याज ले रहा है उसको फायदा है और जो ब्याज दे रहा है उसको नुकसान है, ठीक है भाई। तो जितनी जल्दी होगा, तो ये अभी साल की बात हो रही है, अगर साल में ब्याज जोड़ा जा रहा है तो फिर ये फरना लगेगा, लेकिन अगर 6 महीने में ब्याज जोड़ा जाए तो फिर फरने में चेंज आ जाएगा भाई। फिर क्या चेंज होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट फिर हाफ हो जाएगी, फिर 6 महीने की रेट हो जाएगी भाई। समझ में आई बात, फिर 6 महीने की रेट हो जाएगी, फिर साल की नहीं लगेगी। अगर 6 महीने में जोड़ा जा रहा है तो 6 महीने की तो ब्याज की दर लगेगी, और अगर मान लिया मुझे 1 साल का ब्याज निकालना और 6 महीने में जोड़ रहा हूं तो फिर ब्याज आपका क्या हो जाएगा, ब्याज 6 महीने में यानी 6 महीने बन जाएंगे, तो यानी टाइम डबल हो जाएगा, रेट आधी हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। जब इफ इंटरेस्ट इज, ठीक है कि नहीं, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड है सेमी एनुअली, या हाफ ईयरली कह सकता है भाई, क्या कह सकता है, हाफ ईयरली, ठीक है। अर्धवार्षिक कह सकता है भाई, क्या कह सकता है, अर्धवार्षिक, 6 माही। तो अगर 6 महीने की बोल रहा है, अर्धवार्षिक बोल रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है, सेमी एनुअली बोल रहा है, बात एक ही है भाई, ठीक है। फिर जरूरी नहीं है कि 6 महीने में ब्याज पे ब्याज जोड़े, ठीक है, 3 महीने में भी जोड़ सकता है। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर हो जाएगा 4t, और यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो रेट बाय 400 पावर 4t। कब, जब इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली होगा, क्या होगा, क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब है 3 मंथ्स, ठीक है कि नहीं, यानी कि त्रैमासिक बोल सकता है भाई, क्या बोल सकता है, त्रैमासिक। फिर उसके बाद महीने की भी कैलकुलेट कर सकता है भाई, महीने की करेगा तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 1200 की पावर 12t। अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड करना है मंथली, ठीक है भाई, मंथली करना है, मासिक करना है, ये चीज ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका क्या है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, क्या है, ठीक है कि नहीं। तो अगर मंथली है तो रेट 12 से भाग टाइम 12 से गुणा, क्वार्टरली है रेट 4 से भाग टाइम को 4 से गुणा, ठीक है कि नहीं। और क्या कहते हैं, लेकिन ये तब है जब रेट एनुअली हो। आर का मतलब क्या बोला है मैंने, आर का मतलब एनुअली है, आर क्या है, ठीक है कि नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली, और टी का मतलब है टाइम इन ईयर्स, ठीक है। अगर टाइम ईयर्स में है और फिर वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई 6 माही, ठीक है नहीं, सेमी एनुअली, तो फिर दुगना करोगे, लेकिन अगर महीने में ही है फिर नहीं करोगे दुगना, ठीक है। तो रेट साल की है और टाइम भी साल में है और साल में ही जोड़ रहा है, तो ये रेट साल की है, टाइम भी साल में है, तो फिर 6 महीने में जोड़ रहा है ब्याज, ठीक है नहीं, तो फिर रेट बाय 200 टाइम डबल, ये चीज ध्यान रखनी है भाई, क्लियर। तो यहां से आपका कंपाउंड अमाउंट निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, कंपाउंड अमाउंट निकल जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। आगे चलता हूं, तो दोबारा से लिख रहा हूं भाई, कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट। कई बार क्या है, कई बार आपका क्या है कि भाई जो टाइम है वो फ्रैक्शन में मिलेगा आपको, टाइम फ्रैक्शन में मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस रेट बाय 100
की पावर जो टाइम है वो मिल जाएगा n/p/q, ठीक है कि नहीं। तो जो टाइम रेट तो आपकी क्या है, एनुअली है, रेट आपकी एनुअली है, और जो टाइम है n/p/q ईयर्स है, ईयर्स, ठीक है कि नहीं। ईयर्स में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है। तो फिर उस केस में पावर फ्रैक्शन में कैसे कैलकुलेट करोगे, पावर 3 की पावर 2.5 कैसे करोगे कैलकुलेट। तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, p इंटू में 1 प्लस रेट बाय 100 और इसकी पावर n, यानी जो इंटीग्रल पार्ट है वो ले लेना है पावर में और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अलग कर लेना है। तो इंटू में फिर 1 प्लस रेट बाय 100 और इनटू में फ्रैक्शनल पार्ट से गुणा कर देना है p/q से। तो फिर ऐसे कैलकुलेट करोगे भाई, अगर आपका टाइम फ्रैक्शन में आ जाता है। तो बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद यहीं से अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो भाई कंपाउंड अमाउंट डिवाइड कर दोगे 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम, ठीक है भाई। और अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये हो जाएगा कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, या फिर आप यूं कह सकते हो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम -1। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये फार्मूले हैं, फार्मूले आपको रटने हैं, याद करने हैं, ठीक है। कम ही लगाएंगे हम फार्मूले, ठीक है नहीं, मैं बहुत कम यूज करूंगा, लेकिन करने पड़ सकते हैं भाई। तो उस केस में आपको याद होने चाहिए, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये समझा देता हूं भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है कि नहीं। तो वो चीज एक बार जान लें, हम डिफरेंस जान लें सिंपल इंटरेस्ट में और क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्या डिफरेंस है भाई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक तरह से मैं टेबल बनाऊंगा भाई, उस टेबल को दिमाग में बैठा लेना है भाई, ठीक है नहीं। फिर उस टेबल के बेस पे ही क्वेश्चन करेंगे हम। तो उस टेबल को मैं बोलूंगा टेबल मेथड लगा दिया तो आप समझ जाना भाई, ठीक है। तो मैं उसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं भाई, मैंने आपके लिए टेबल तैयार कर दी है, ठीक है कि नहीं। इस टेबल के द्वारा हम अब क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है नहीं। इस टेबल को दिमाग में बैठाना है। मैं टेबल के द्वारा आपको ये बता रहा हूं कि भाई साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा। तो जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मैं ये बोल दूंगा कि भाई देखो मैंने टेबल मेथड लगा दिया। तो टेबल मेथड का मतलब इस टेबल को दिमाग में उतार लेना है, इस टेबल के द्वारा ही जैसे कैलकुलेट हो रहा है उसी तरीके से मैं क्वेश्चन में कैलकुलेट करूंगा, ठीक है कि नहीं। तो भाई मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, मैंने 1 लाख रुपये 2 व्यक्तियों को उधार दे दिए, ऐसा मान के चलो। तो मैंने 1 लाख रुपये एक व्यक्ति को उधार दिए साधारण ब्याज की दर से और दूसरे व्यक्ति को दिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब जिस व्यक्ति को मैंने साधारण ब्याज की दर से दिए हैं वहां से ब्याज कैसे मिलेगा, और जिस व्यक्ति को मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिए हैं वहां से ब्याज मुझे कैसे मिलेगा, ठीक है कि नहीं। टाइम सेम ले लिया, 4 वर्ष, रेट सेम ले ली, ठीक है कि नहीं। तो भाई एसआई क्या है, एसआई प्रिंसिपल पे काउंट होता है, ठीक है कि नहीं। एसआई किस पे काउंट होता है, प्रिंसिपल पे काउंट होता है, और ये हर बार सेम ही आएगा। क्या आएगा, हर बार सेम ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है कि नहीं। ये चेंज तभी हो सकता है एसआई जब मेरा प्रिंसिपल चेंज हो या मेरी रेट चेंज हो, ठीक है कि नहीं। अगर प्रिंसिपल रेट चेंज नहीं हो रहा है तो फिर एसआई भी चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो 1 लाख रुपये मैंने उधार दिए, 10 की रेट से दिए, तो 1 लाख का 10% पहले साल मेरा ब्याज कितना बनेगा भाई, साधारण ब्याज एसआई कितना बनेगा, 1 लाख का 10% 10,000 बनेगा। तो मेरी पूंजी कितनी हो जाएगी 1 साल के बाद, 1 लाख में 10,000 जोड़ूंगा, 1,10,000 हो जाएगी। अब अगले साल जो ब्याज है वो भी 10,000 ही बनेगा, सेम ही बनेगा, मतलब 1 लाख का 10% ही बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो अब पूंजी कितनी हो जाएगी, 1 लाख 10 में 10 जोड़ूंगा, 1 20 हो जाएगी। तो अगले साल भी 10,000, उससे अगले साल भी 10,000, ऐसे पूंजी आपकी बढ़ती रहेगी। तो 1 20 में 10 जोड़ा 1 30 होगी, 1 30 में 10 जोड़ा 1 40 होगी, क्लियर। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे मैंने जिस व्यक्ति को उधार दी है पूंजी, तो वो कितने रुपए देगा। तो भाई जो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज है ना, पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा, और
फर्स्ट टाइम जब कैलकुलेट होगा, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे मैं क्या कहते हैं 1 दिन का निकाल रहा हूं, ठीक है नहीं, जो फर्स्ट पीरियड जो होगा मेरा जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो SI और CI बराबर आना है, बराबर आना है भाई। पहली बार में SI CI बराबर आएगा, लेकिन आगे CI चेंज हो जाएगा भाई, आगे CI सेम नहीं आएगा, SI जितना नहीं आएगा उससे ज्यादा आएगा, ठीक है नहीं। तो ये बात पक्की है कि अगर सेम पूंजी है, सेम रेट है, सेम टाइम है, तो उस व्यक्ति को पैसे देने में फायदा है जो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज दे, ठीक है कि नहीं। जो साधारण ब्याज देगा उसको देने में इतना फायदा नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर मैं पैसे दे रहा हूं किसी को उधार तो मुझे ज्यादा ब्याज मिलेगा, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा हूं तो कम ब्याज मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है? चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन पर कैलकुलेट होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंड अमाउंट पर कैलकुलेट होता है भाई, ठीक है कि नहीं। अब क्या कहते हैं, जो SI है वो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, ठीक है कि नहीं। तो क्लियर है, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा तो कम बनेगा और अमाउंट पे कैलकुलेट होगा तो ज्यादा बनेगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है कि नहीं। लेकिन शुरू में तो प्रिंसिपल ही है ना, शुरू में तो अमाउंट है नहीं, तो इसलिए स्टार्टिंग में जब कैलकुलेट होगा तो प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा भाई, उसके बाद अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। तो स्टार्टिंग में 1 लाख का 10%, 10,000 ब्याज आ गया, तो मेरी पूंजी 1 लाख मैंने दी थी और 10,000 मेरा ब्याज बन गया, तो 1 लाख और 10,000 यानी टोटल 1,10,000 हो गई 1 साल के बाद पूंजी मेरी। उसके बाद जब मेरा ब्याज बनेगा तो अब मेरा 1,10,000 पे बनना है। क्या बनना है? 1,10,000 पे बनना है। तो 1,10,000 का 10% 11,000 बनना है। फिर उसके बाद 1,10,000 में 11,000 जोड़ूंगा तो मेरी पूंजी 1,21,000 हो जाएगी। फिर 1,21,000 का 10% निकालूंगा, 12,100 बनना है। फिर मैं 1,21,000 में 12,100 जोड़ूंगा तो 1,33,100 पूंजी हो जाएगी मेरी। उसके बाद मैं इसका 10% निकाल लूंगा तो 13,310 ब्याज बनना है। फिर मैं जोड़ूंगा इसमें तो 1,46,410 रुपये हो जाएंगे मेरे। तो चक्रवृद्धि ब्याज से 4 साल के बाद मेरे कितने हुए? 1,46,410 हुए, जबकि साधारण ब्याज पे 1,40,000 हुए। तो यानी कि वहां पर 6410 रुपये, 6,410 रुपये ज्यादा ब्याज मिला। क्लियर है? तो चक्रवृद्धि ब्याज पर देने में फायदा है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि भाई साधारण ब्याज तो मूलधन पर ही निकलता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये मिश्र धन पर निकलता है, या यूं कह सकते हो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यानी वहां तो पूंजी पर ही मिलता है ब्याज, यहां पर पूंजी पर भी मिलता है, प्लस में ब्याज का ब्याज भी मिलता है, ठीक है कि नहीं। पूंजी का तो मिला और फिर जो ब्याज बना था पिछले साल उस ब्याज का भी ब्याज मिला, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज है। अब मैंने सीधा बता दिया आपको कि भाई मिश्र धन का ब्याज कैलकुलेट करना है। अब क्या कहते हैं, मैं अलग अलग भी करके दिखा देता हूं। यानी मिश्र धन पे ना निकाल के मैं क्या करूं, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है प्रिंसिपल प्लस CI। कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस CI। यानी कि कंपाउंड अमाउंट पर निकालने का मतलब प्रिंसिपल पर निकालना और CI पर निकालना। तो मैंने सीधा कंपाउंड अमाउंट पर निकाला। अब मैं प्रिंसिपल और CI पर अलग अलग कैलकुलेट करूं तो भी मेरा सेम ही आएगा। उसको समझना है ध्यान से, ठीक है कि नहीं भाई? उसको ध्यान से समझना है। तो देख लेते हैं भाई, मैं क्या करूंगा भाई, मैं अगले साल दूसरे साल जब ब्याज जोड़ूंगा तो किस पे जोड़ूंगा भाई? प्रिंसिपल पे जोड़ूंगा और ब्याज पे भी जोड़ूंगा, ठीक है नहीं। यानी दोनों का ब्याज लूंगा मैं उससे। तो प्रिंसिपल यानी 1 लाख है, 1 लाख का ब्याज 10% से 10,000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में जो पिछले साल 10,000 ब्याज बना था उसका भी ब्याज लूंगा भाई। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये ब्याज लूंगा। तो 10,000 तो प्रिंसिपल का हो गया और 1,000 रुपये ब्याज जो पिछले साल ब्याज बना था उसका ब्याज हो गया। यानी पूंजी का भी ब्याज और ब्याज का भी ब्याज, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 11,000। अब चाहे आप 1,10,000 का सीधा 10% निकाल दो और चाहे आप 1 लाख का निकाल लो या जो पिछले साल 10,000 था उसका अलग निकाल लो, तो भी 11,000 बनना है। आपकी मर्जी कैसे करोगे, ठीक है कि नहीं। सेम इसी प्रकार अगले साल तो आप प्रिंसिपल का 10% 10,000 ब्याज निकाल दो, ठीक है। प्लस में पिछले जितने भी ब्याज थे, पिछले यानी 10,000 ब्याज बना था मेरा पहले साल, उसका भी 10% 1,000 निकाल दो, ठीक है नहीं। फिर ये जो अगले साल बना 10,000 इसका भी ब्याज 10% से 1,000,
और फिर जो 1000 ब्याज बनया, ठीक है कि नहीं, उस 1000 का भी 10% से, ठीक है कि नहीं, 100 रुपये ब्याज। तो टोटल हो गया मेरा 10, ये 10,000 था, 10,000, 11,000, 12,000 और 100, 12,100 आ गया। क्लियर भाई? तो 12,100 रुपये ब्याज बन गया। अब सीधा मैं अमाउंट का 10% ले लूं या प्रिंसिपल का और प्लस में इंटरेस्ट का ले लूं, इंटरेस्ट, ठीक है कि नहीं, वो आपकी मर्जी है। सेम इसी प्रकार अब चौथे साल में जब ब्याज निकालूंगा तो भाई प्रिंसिपल का 1,00,000 का 10% से 10,000 प्लस में जितने भी ब्याज बन गए हैं पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, उनका भी ब्याज निकाल दूंगा। तो 10,000 का ब्याज 1000, इस 10,000 का 1000 और इस 1000 का 100 और इस 10,000 का 1000, इस 1000 का 100, इस 1000 का 100 और इस 100 का भी 10% 10। तो टोटल बन जाएगा आपका 10, 11, 12, 13, 310, 13,310 ब्याज बन गया। चाहे मैं अमाउंट का ही 10% निकाल दूं, चाहे मैं प्रिंसिपल का 10% निकाल के फिर उसके बाद ब्याज का भी 10% निकाल लूं, ब्याज का भी ब्याज, पूंजी का भी ब्याज और ब्याज का भी ब्याज, यानी मिश्र धन का ब्याज, अमाउंट का ब्याज। क्लियर हो गई होगी बात, समझ में आ गया होगा कि भाई एसआई कैसे कैलकुलेट हो रहा है और सीआई कैसे कैलकुलेट हो रहा है। एसआई प्रिंसिपल पे ही लगता जा रहा है और सीआई प्रिंसिपल पे भी लग रहा है और जो पिछला ब्याज बना उस ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है, ठीक है कि नहीं। तो बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज हैं इंपोर्टेंट देखने की, वो आपने समझनी है क्या क्या है, ठीक है कि नहीं। तो वो चीज समझ लेते हैं भाई क्या है। पहली बात वो आपसे ये पूछ ले, वो आपसे ये पूछ ले कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो आप कहोगे कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज है 1,46,410 और साधारण ब्याज है 1,40,000, तो मैं इसका अंतर ले लूंगा तो 6,410 अंतर हो गया CISI का, ठीक है कि नहीं। CISI का डिफरेंस आ गया मेरा, ठीक है, 6,410। क्लियर? तो अब ये कैसे आया, ये तो CI मैंने निकाला और SI निकाला, उसको माइनस करने से निकाला, ठीक है कि नहीं। और चीज गहराई में समझना पड़ेगा ये कैसे निकल रहा है डिफरेंस। ये डिफरेंस है जो ये ब्याज का ब्याज बन रहा है ना, जो ये ब्याज का ब्याज बन रहा है सॉरी भाई। तो भाई जो ये ब्याज का ब्याज बन रहा है, ये जो ब्याज का ब्याज बन रहा है, ठीक है, एक तो ये पूंजी का ब्याज है, ये तो प्रिंसिपल का ब्याज है, 1,00,000 का 10,000, 10,000, ये तो प्रिंसिपल का है। तो जो ब्याज का ब्याज बना है ना, वो आपका डिफरेंस है CISI का, चेक कर सकते हो। 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 100, 200, 300, 400 और 10, तो 6,410, ठीक है कि नहीं। तो जो ब्याज का ब्याज है वही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। क्लियर है भाई, ठीक है कि नहीं। अब दूसरी बात हो है यहां समझने की, दूसरी बात हो रही है समझने की कि जो प्रिंसिपल था आपका, प्रिंसिपल था, ठीक है कि नहीं, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल से जो कंपाउंड अमाउंट हुआ है पहले साल, ठीक है कि नहीं, वो कितना गुना, कितनी रेशो में बन रहा है। प्रिंसिपल था 1,00,000 मेरा, प्रिंसिपल कितना था, 1,00,000 था, ठीक है भाई। तो अब अमाउंट कितना बना, ध्यान से देखो अमाउंट कितना बना, 11/10 गुना बना। कितना बना, 11/10 गुना बना, 11/10 टाइम्स बना। तो क्लियर है कि अगले साल भी 11/10 टाइम्स ही बन रहा है, चेक कर सकते हो, 11/10 टाइम्स है। तो अगले साल भी 11/10 टाइम्स है और उससे अगले साल भी 11/10 टाइम्स है। ये रेशो सेम रहेगी भाई, ये रेशो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अगर रेशो सेम हो तो उसको हम जीपी सीरीज बोलते हैं।
अगर लगातार टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो तो उसको एपी सीरीज बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। और अगर रेशो सेम हो तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है कि नहीं भाई? ये +1 में आती है, 10वीं तक जीपी नहीं आती। ठीक है कि नहीं? +1 में आती है, एपी तो 10वीं तक आ जाती है। ठीक है कि नहीं? और 11वीं में भी आती है, लेकिन जो जीपी है वो 10वीं तक नहीं आती, वो 11वीं में ही आती है। ठीक है कि नहीं? तो जहां रेशो सेम है उसको जीपी सीरीज बोलेंगे। तो आप ये देख रहे हो, ठीक है कि नहीं? जीपी से मत समझो, आप जीपी नहीं पढ़ी है तो कोई लेना देना नहीं, बस आप ये समझ लो कि भाई प्रिंसिपल और 1 साल का अमाउंट और 2 साल का और 3 साल का और 4 साल का अमाउंट, इनकी रेशो सेम है। अब मैं 1 साल का अंतर कर रहा हूं, अगर मैं 2 का अंतर कर दूं, कितने का अंतर कर दूं भाई? 2 का अंतर कर दूं मैं। ठीक है, यानी कि मैं प्रिंसिपल और 2 साल का अमाउंट ले लूं, सीधा 2 साल का अमाउंट। ठीक है, तो कितनी रेशो बन रही है भाई? फिर बन रही है मेरी 121/100 की रेशो बन रही है, यानी 121/100 से गुणा करूंगा तब मेरा 2 साल का अमाउंट आएगा। तो मैंने 2 साल का गैप कर दिया, तो अगले 2 साल के गैप पे भी यही रेशो रहेगी, चेक कर सकते हो। तो जब 4 साल का जब मैं अमाउंट निकालूंगा तो आप देखोगे प्रिंसिपल से 2 साल का अमाउंट जो बना था वो 121/100 गुणा बना था। तो अब 2 साल से 4 साल का अमाउंट बनेगा, तो यहां पर भी 121/100 गुणा ही बनेगा। यानी कि रेशो सेम रहनी है भाई, चाहे मैं गैप 1 ईयर का करूं, चाहे मैं गैप 2 ईयर का करूं, चाहे मैं 3 ईयर का करूं, चाहे मैं 4 ईयर का करूं। ये चीज याद रखनी है, ये यूज होगी भाई इस चैप्टर में। ठीक है, तो क्या दो बात, ठीक है कि नहीं? दो बात भाई, क्या? एक तो रेशो सेम है, सेम पीरियड लेने पर प्रिंसिपल और कंपाउंड अमाउंट की रेशो सेम है। ठीक है कि नहीं? दूसरी बात, ठीक है, जो सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो पूंजी का भी ब्याज है और ब्याज का भी ब्याज है, और जो ब्याज का ब्याज है वही चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है। ठीक है कि नहीं? तीसरी बात कि साधारण ब्याज सिर्फ पूंजी पे लग रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज पूंजी पे भी लग रहा है और ब्याज पे भी लग रहा है। बस ये 3 बात है और कुछ नहीं है भाई इस टेबल में। ठीक है नहीं? तो इसको अपना नोट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी मर्जी। तो मुझे लगता है कोई भी समस्या होगी नहीं भाई, बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूं भाई, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? 12,500 रुपये का 8% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है कि नहीं? तो मैं अलग अलग तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, 2-3 तरीके से निकाल के दिखाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए भाई। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूं फार्मूला। ठीक है कि नहीं? तो फार्मूला क्या है सीआई का? सीआई का फार्मूला है भाई, पेशेंस रखो, बगैर फाड़ने भी कराऊंगा, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ठीक है नहीं? पहले ही दिमाग में ये मत करना कि भाई टीचर क्या बता रहा है, ये तो बिना के बताना लग रहा है। अरे भाई कंसेप्ट क्लियर करोगे फिर मैं इजी भी बताऊंगा। ठीक है कि नहीं? मैं सारी चीज बता रहा हूँ, सुनना तो पड़ेगा ना भाई, सीखना तो पड़ेगा। ठीक है नहीं? पेशेंस रखो। तो सीआई का फार्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम -1, ये फार्मूला है। तो प्रिंसिपल है 12,500 और रेट है मेरी, क्या कहते हैं, 8%, और टाइम है मेरा 2 साल, -1। क्लियर? तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, सीधा फार्मूला लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं भाई। तो 12,500 4 से काटूंगा 2 पर, 4 से काटूंगा 25 पर, एलसीएम लिया 27/25 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729, 25 का स्क्वायर 625 -1, तो ये हो गया 12,500। एलसीएम ले लेता हूं भाई, तो ये हो गया 104/625, 625 से काट दूंगा, 20 पे कट गया, ये आ गया 2080।
क्लियर भाई। तो चक्रवर्ती ब्याज 2080 आ गया, सेकंड आंसर है। दूसरा तरीका भाई, सीआई निकलेगा, सीआई निकलेगा कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, चक्रवर्ती ब्याज निकलेगा चक्रवर्ती मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है कि नहीं। तो अभी मैंने सीधा चक्रवर्ती ब्याज निकाल दिया। अब मैं यूं भी कर सकता हूं कि पहले मिश्र धन निकालूं और फिर मूलधन घटा लूं, बात बराबर है, मर्जी है आपकी, ठीक है कि नहीं। तो मैं पहले कंपाउंड अमाउंट निकाल लूंगा, ठीक है कि नहीं, और दूसरा तरीका ले रहा हूं। तो कंपाउंड अमाउंट निकाल लेता हूं। कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम, ये फार्मूला है भाई। तो मैं यहां पर रख दूंगा भाई, प्रिंसिपल 12,500, 1 प्लस में रेट है आपकी 2, 8 और बटे में 100, टाइम है आपका 2, तो ये हो जाएगा 12,500। इसको काट लूंगा भाई, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 25 और पावर में 2, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 12,500 और ये हो जाएगा, एलसीएम लूंगा 27/25 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 12,500 और 729 बटे में 625, 625 से कट जाएगा 20 पर, ठीक है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 20 गुणा में 729 यानी कि 14,580 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब मुझे निकालना क्या था, मुझे सीआई निकालना था। तो सीआई निकलेगा आपका, सीआई निकलेगा कंपाउंड अमाउंट आ गया है मेरा 14,580 माइनस में प्रिंसिपल था 12,500। तो 14,580 में से 12,500 हटाऊंगा तो 20,80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20,80 आ जाएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज 2080 आ गया। सीधा सीआई का फार्मूला, या पहले अमाउंट निकाल लो और फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, आपकी मर्जी भाई कैसे करोगे। तो कुल मिला के ये जो चक्रवर्ती ब्याज हमने निकाला है ये फार्मूले से निकाला है। अब दूसरा तरीका बगैर फार्मूले भाई, ठीक है कि नहीं, बगैर फार्मूले समझना जरूरी है भाई, फिर आगे मत कहना कि भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो इसलिए इनको ध्यान से समझ लो, ठीक है। फिर अब दूसरा मेथड है रेशियो मेथड। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है भाई। तो रेट दे रखी है मुझे, रेट मुझे दे रखी है 8%। तो मैं इसको फ्रैक्शन में ले आऊंगा, 8% को लिख सकता हूं 8/100 यानी 2/25 कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, 2/25 कह सकता हूं। तो प्रिंसिपल क्या है, इनिशियल वैल्यू है मेरी प्रिंसिपल, ठीक है कि नहीं। प्रिंसिपल क्या बता रहा है भाई, मेरा प्रिंसिपल इनिशियल वैल्यू बता रहा है। प्रिंसिपल होता है इनिशियल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। और जो कंपाउंड अमाउंट है, जो कंपाउंड अमाउंट है वो बताता है इंक्रीज्ड वैल्यू को। डिक्रीज्ड को भी बता सकता है, ठीक है कि नहीं, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड, ठीक है कि नहीं। लेकिन जैसे कि पूंजी बढ़ती है तो कंपाउंड अमाउंट आपका इंक्रीज्ड वैल्यू है। रेट मेरी इंक्रीज्ड की है, ठीक है कि नहीं, रेट मेरा इंक्रीज हो रहा है। किससे इंक्रीज हो रहा है भाई, 2/5 से इंक्रीज, 2/25 से इंक्रीज हो रहा है मेरा, यानी 8% से मेरी वृद्धि हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर मैं कह सकता हूं कि मेरी 25 की चीज 27 हो गई, ठीक है कि नहीं। नहीं समझ में आया तो आप यूं कर सकते हो कि बस 100 थी, 8% बढ़ गई, 108 हो गई। क्लियर, 4 से काटोगे वही 25 27 आनी है। चाहे 100 108 करके काटो या यही फ्रैक्शन में ले आओ 2/25, तो 25 से 27 हो गई। 25 का 2/25 करूंगा, 2 की वृद्धि हो गई, 25 + 2 27 होगी। आपकी मर्जी 100 108 करके काटोगे या रेट को पहले ही काट के
2/25 का मतलब 25 से 27 होगी, वो आपकी मर्जी है कैसे करोगे, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 1 साल के बाद मेरी पूंजी 25 से 27 हो जाती है, ठीक है कि नहीं, या यूं कह सकते हो 1 साल के बाद, या फर्स्ट ईयर कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर कहूं या फर्स्ट ईयर कहूं, एक ही बात है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब मैं करूंगा सेकेंड ईयर और आफ्टर 2 ईयर, उसमें दिन रात का अंतर है, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट ईयर और आफ्टर 1 ईयर इक्वल है, मगर सेकेंड ईयर और आफ्टर 2 ईयर ये अलग अलग बात है भाई, ये अलग अलग बात है, ये दोनों सेम नहीं है, वो सेम है ये सेम नहीं है, ठीक है। समझा देता हूं कैसी। तो भाई सेकंड ईयर मेरी वृद्धि कितनी होगी, सेकंड ईयर मेरी वृद्धि होगी यही होगी 25 से 27 होगी, और आफ्टर 2 ईयर जो होगी मेरी वृद्धि, आफ्टर 2 ईयर्स वो कैसे आएगी, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है इसकी मल्टीप्लाई करने से आएगी। तो 25 गुणा 25, 25 का स्क्वायर, ठीक है नहीं, 27 गुणा 27, 27 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, यानी 625 729 होगी। क्लियर भाई। अगर 3 साल की है, ठीक है कि नहीं, तो फिर थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की गुणा करने से आएगी आफ्टर 3 ईयर। सेकंड ईयर अलग है और आफ्टर सेकंड 2 ईयर अलग है भाई, ये चीज समझनी पड़ेगी। सेकंड ईयर और आफ्टर 2 ईयर एक नहीं है, अलग अलग बात है। फर्स्ट ईयर और आफ्टर 1 ईयर वो एक ही बात है, वो एक ही बात है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब ये जो आफ्टर 2 ईयर निकाल रहे हो आप, जो आफ्टर 2 ईयर निकाल रहे हो, इसके दो तरीके हैं निकालने के। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो आप इनकी गुणा कर लो, एक इनकी गुणा कर लो, किसकी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की गुणा कर लो, ठीक है कि नहीं। तो जो ये आफ्टर 2 ईयर है इसको निकालने के दो तरीके हैं। कैसे, फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की गुणा कर दूं, ठीक है, या फिर ठीक है भाई गुणा कर दूं। ये भाई दिखाई नहीं दे रहा होगा, दोबारा लिख देता हूं। तो आफ्टर 2 ईयर फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड ईयर, या फिर दूसरा तरीका जो आफ्टर 1 ईयर है या फर्स्ट ईयर है उसका स्क्वायर कर दूं। बात एक ही है, ठीक है कि नहीं, एक ही बात है। लेकिन अगर रेट अलग अलग है, फॉर डिफरेंट रेट्स, फॉर डिस्टिंक्ट रेट्स, तो आपको यही काम करना पड़ेगा भाई, फिर आपको यही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर रेट सेम है तो आपकी मर्जी है, कोई सा कर सकती हो, फिर आपकी मर्जी है कोई सा करो, ठीक है कि नहीं। अगर रेट सेम है तो फिर कोई सा भी काम कर सकते हो। तो फॉर सेम रेट्स के केस में आप फर्स्ट ईयर इंटू सेकेंड ईयर करो तो आफ्टर 2 ईयर आ जाएगी, या फर्स्ट ईयर का ही स्क्वायर कर दो तो भी आपकी आफ्टर 2 ईयर रेशो आ जाएगी। किसकी, प्रिंसिपल अमाउंट की। बात क्लियर भाई। दो तरीके हैं निकालने के, मैंने दोनों बता दिए। देखो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की गुणा की 625, या फर्स्ट ईयर का स्क्वायर ही कर दो तो भी बात वही है, तो भी वही है, ठीक है नहीं, दोनों तरीके हो गए। लेकिन रेट सेम है तो इसलिए दोनों में से कोई सा लगाओ। लेकिन रेट अलग हुई तो फिर आप ये वाला नहीं लगा सकते, फिर आपको यही करना पड़ेगा। लिख दिया है, डिस्टिंक्ट रेट्स है तो यही करना पड़ेगा, फिर ये नहीं कर सकते। और सेम रेट में ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, दोनों तरफ एरो लगा दिया है मैंने, ठीक है नहीं, दोनों तरफ एरो लगा दिया है। तो ये वाला काम भी कर सकते हो और ये वाला भी कर सकते हो, इस केस में फिर दोनों कर सकते हो आप। क्लियर। लेकिन डिस्टिंक्ट रेट में यही करना पड़ेगा। कैसे, नहीं समझ में आई बात, क्वेश्चन कराऊंगा जब समझ में आएगी, ठीक है कि नहीं। अभी सिर्फ दिमाग में बैठा लो आप, ठीक है। अब
अब रेशो तो बन गई भाई मेरी, 2 साल के बाद प्रिंसिपल और कंपाउंड अमाउंट की मेरी रेशो बन गई है, ठीक है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैं गिवन रिक्वायर्ड लगा दूंगा भाई, क्या करूंगा, गिवन रिक्वायर्ड लगा दूंगा। तो गिवन है प्रिंसिपल 12500, प्रिंसिपल 12500 और प्रिंसिपल की रेशो है 625, 625। निकालना मुझे सीआई है, निकालना मुझे सीआई है। अब सीआई की रेशो तो है ही नहीं, तो सीआई की रेशो निकल जाएगी भाई। सीआई की रेशो क्या होगी आपकी, ठीक है नहीं, सीआई की रेशो होगी कंपाउंड अमाउंट माइनस, ठीक है कि नहीं, प्रिंसिपल, 729 माइनस 625। तो जो गिवन है उसकी रेशो से डिवाइड, जो रिक्वायर्ड है उसकी रेशो से मल्टीप्लाई। 625 से काट दूंगा 20 पे कट गया, ठीक है कि नहीं, और 729 में 625 घटाऊंगा 104, तो 20 80 आ गया भाई। तो रेशो बनाई, फिर मैंने गिवन रिक्वायर्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, गिवन रिक्वायर्ड लगा दिया। गिवन प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल की रेशो 625, प्रिंसिपल की रेशो तो यहाँ 2 है, यहाँ भी है, तो मुझे 2 साल के बाद वाली की लेनी है भाई। 2 साल के बाद देख रहा हूं ना मैं सीआई कितना है, तो 2 साल के बाद सीआई कितना है, तो 2 साल के बाद सीआई कैसे निकलेगा, 2 साल के बाद जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल माइनस करूंगा, तो 2 साल का अमाउंट ही है, तो यहां पर प्रिंसिपल की जो रेशियो है वो लेनी है, पहले वाली नहीं लेनी है। क्लियर। तो ये दूसरा मेथड था रेशियो वाला। बात क्लियर हो गई होगी, कम हुई होगी, कोई बात नहीं, जब एग्जाम्पल लूंगा तो और अच्छी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा मेथड भाई, कौन सा मेथड, तीसरा मेथड। तो तीसरा मेथड क्या है, वो है टेबल मेथड। कौन सा मेथड, टेबल मेथड, या इसको देसी मेथड कह लो भाई। जो अपना गांव में देसी आदमी है वो उंगलियों पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वही तरीका है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल है मेरा 12500, प्रिंसिपल मेरा 12500, रेट है मेरी 8%, ठीक है नहीं, टाइम है मेरा 2 साल। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट करके तोड़ तोड़ के निकाल लूंगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं पहले साल निकाल लूंगा ब्याज और दूसरे साल निकाल लूंगा। टेबल मेथड देख लेना आप। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं एसआई निकाल लूंगा, ध्यान रहे, और एसआई मेरा प्रिंसिपल पे निकलता है और सेम होता है, तो मैं 12500 का 8% निकाल लूंगा। तो 12500 का 8% निकाल लूंगा तो 1000 रुपये ब्याज हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 1000 रुपये ब्याज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगले साल भी 1000 हो जाएगा। आपको पता है कि एसआई सेम होता है, तो पहले साल 1000 बना, अगले साल भी 1000 ही बनेगा। क्लियर। तो लेकिन मुझे तो सीआई निकालना है, तो अब सीआई क्या होता है, सीआई होता है पूंजी का भी ब्याज और ब्याज का भी ब्याज। तो पूंजी का ब्याज तो आ ही गया, तो ब्याज का ब्याज और कर दूंगा। अब पहले साल तो पूंजी थी, दूसरे साल क्या है, ब्याज बन गया, तो इस ब्याज का ब्याज और निकाल दूंगा, ठीक है ना। पहले साल सिर्फ पूंजी थी, पूंजी का ब्याज आ गया, दूसरे साल पूंजी का आ गया, प्लस में जो पिछला ब्याज है उस ब्याज का ब्याज, तो इस 1000 का ब्याज और हो जाएगा। तो 1000 का 8% आपका 80 रुपये हो जाएगा, तो टोटल बन गया आपका 2080। क्लियर भाई, ये टेबल मेथड है, ठीक है। अब ये आसान है, देखो ये आसान है। तो 3 तरीके हो गए, एक तो मैं फार्मूले से निकाल लूं, एक मैं रेशो से निकाल लूं, एक मैं टेबल मेथड के द्वारा निकाल लूं। टेबल मतलब स्प्लिट करके। क्लियर। तो बात समझ में आ गई होगी भाई। अब आप देख लेना कौन सा ठीक है। तो आंसर आपका पहले भी आ गया था, ठीक है कि नहीं, आंसर आपका सेकंड है भाई। क्लियर। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूं। 8000 रुपये पर 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा अगर पहले वर्ष ब्याज दर 5% और दूसरे वर्ष 10% हो। तो भाई 2 तरीके से कराऊंगा मैं, बल्कि 3 तरीके से, ठीक है कि नहीं, 3 तरीके से। तो पहला फार्मूले से करा देता हूं। अब ये 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा बस 3 तरीके से, उसके बाद तो हम एक ही तरीका लगाएंगे भाई, ठीक है। तो एक बार पहला क्वेश्चन करा दिया 3 तरीके से, एक बार मैं ये दूसरा करा देता हूं, उसके बाद एक ही तरीका लेके चलेंगे। तो फार्मूला क्या कह रहा है भाई, कंपाउंड अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट 1/100 टाइम 1 प्लस रेट 2/100 बाई टाइम 2। ऐसे कितनी भी रेट हो सकती है, कितने भी टाइम हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस फार्मूले को लगा लेंगे हम। प्रिंसिपल दे रखा है 8000,
1 प्लस रेट कितनी है पहले वर्ष 5% है, कितनी है 5% है, तो टाइम एक ही साल है, ठीक है कि नहीं, पहले वर्ष तो एक ही साल की हुई, रेट 5%। फिर दूसरे वर्ष कितनी है, दूसरे वर्ष है 10%, तो टाइम आपका एक ही साल है, तो कितना हो जाएगा 8000, तो एलसीएम लिया 21/20 हो गया भाई काट कर, तो इसका एलसीएम लूंगा कट काट कर 11/10 हो जाएगा, ठीक है। अब स्कोर काट लेते हैं भाई, तो ये 200 से आपका कट जाएगा 40 पर, ठीक है। फिर 21 की 40 से गुणा कर दूंगा 840, फिर ये 11 बच जाएगा, 11 ही गुणा कर दूंगा, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88 और 4 92, 9240, ये मेरा अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल 8000 है, मुझे निकालना है सीआई, तो सीआई कैसे निकलेगा, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 9240 माइनस में प्रिंसिपल 8000, तो मेरा आ गया सीआई 1240। बात क्लियर भाई, ठीक है कि नहीं, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाया है। दूसरा तरीका भाई, दूसरा तरीका रेशो से, तो भाई प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट फर्स्ट ईयर, तो रेट है मेरी 5%, तो 5% से पूंजी मेरी बढ़ रही है, क्या हो रही है, पूंजी बढ़ रही है, तो यानी प्रिंसिपल 100 था तो वो 105 हो गया, काट लेता हूं, 20-21 की रेशो आ गई। फिर सेकंड ईयर, तो यहां रेट थी मेरी 10%, रेट चेंज हो गई, अब रेट चेंज हो गई, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में सेम थी, यहां चेंज हो गई, ठीक है। तो अब यहां पर मैं बता रहा था आपको, अगर रेट चेंज है तो फिर अब आफ्टर सेकंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट की रेशो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप स्केयर नहीं कर सकते, तो यहां पर सेकंड ईयर की ही निकालनी पड़ेगी आपको, तो सेकंड ईयर हो जाएगी 10% से वृद्धि हो रही है, तो 100 की चीज 110 हो जाएगी, मतलब 10-11 हो गई, ठीक है कि नहीं। तो अब आफ्टर 2 इयर्स रेशो कैसे आएगी, आफ्टर 2 इयर्स मल्टीप्लाई करने से आएगी, क्या आएगी, मल्टीप्लाई करने से आएगी, 20 गुणा में 10 200, और भाई 21 गुणा में 11, 11 एकम 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है कि नहीं। तो ये मेरी रेशो आ गई आफ्टर सेकंड ईयर, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, तो सीआई अगर मुझे चाहिए तो सीआई है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाऊंगा, यानी 31 की रेशो आ गई, क्लियर। 2 साल के बाद, ठीक है कि नहीं, तो 2 साल के बाद प्रिंसिपल 200 है, अमाउंट 231 है, तो भाई ब्याज की रेशो 31 आ गई है, क्लियर। अब क्या कहते हैं, मुझे गिवन क्या है भाई, गिवन है मेरे पास प्रिंसिपल 8000, प्रिंसिपल कितना है 8000 है, तो प्रिंसिपल की रेशो 200 से भाग कर दूंगा, और निकालना मुझे सीआई है, तो 31 से गुणा कर दूंगा, ठीक है कि नहीं, तो 200 से काट दिया, 40 पे कट गया, तो 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1240 मेरा सीआई आ गया, कितना आ गया भाई 1240 मेरा सीआई आ गया। बात क्लियर होगी भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ये मेरा रेशियो मेथड है, ठीक है कि नहीं। अब तीसरा मेथड ले लेता हूं, टेबल मेथड, ठीक है नहीं, तो टेबल मेथड के द्वारा इसको करें तो कैसे करेंगे भाई, तो वही प्रिंसिपल है मेरा 8000, ठीक है। पहले साल में रेट 5% से ब्याज निकालूंगा, फिर मैं दूसरे साल रेट 10% से ब्याज निकालूंगा, तो 5% से ब्याज निकालूंगा, लेकिन पहले मैं एसआई निकाल लूंगा भाई। तो क्या होता है टेबल मेथड से, पहले एसआई निकाल लेंगे फिर सीआई निकाल लेंगे, तो एसआई 8000 का 5% 400 रुपये आ गया, 8000 का 10% 800 रुपये आ गया, ये एसआई हो गया। अब सीआई क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज, पहले साल तो पूंजी का ही ब्याज होगा, दूसरे साल पूंजी का तो ले लिया है, अब इस ब्याज का ब्याज और लेना है, तो इस 400 का ब्याज और लूंगा, लेकिन रेट 10% है, तो 400 का 10% 40 लूंगा, तो टोटल ब्याज हो गया आपका 1240। ये टेबल मेथड है, क्लियर है। टेबल मेथड आसान लग रहा होगा, लेकिन भाई जानने सारे जरूरी हैं, ठीक है नहीं, जानने सारे जरूरी हैं, ठीक है। कभी कभी
वो भी आसान पढ़ेंगे और ये मुश्किल पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो फिलहाल अभी दोनों क्वेश्चन टेबल मेथड से ज्यादा इजी रहे, तो ये आपका सी आंसर आ गया है। बात क्लियर होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। अब आप देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, मोस्टली बुक में आपको परसेंटेज के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं भाई, जब इंक्रीमेंट है प्लस में टाइम है, तो फिर इसका मतलब वो कंपाउंड अमाउंट वाले ही कैटेगरी में आ जाएगा भाई, ठीक है नहीं। वहां पर क्या कंपाउंड अमाउंट है, पूंजी बढ़ रही है, तो पूंजी बढ़ रही है, 2 साल में बढ़ रही है, 3 साल में बढ़ रही है, 4 साल में बढ़ रही है। अब पूंजी क्यों बढ़ेगी भाई, जब जनसंख्या बढ़े, जब पेड़ की ऊंचाई बढ़े, ठीक है, जब मकान की कीमत बढ़े, कुछ भी बढ़े भाई, जहां पर भी इंक्रीमेंट है और टाइम है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट का ही कंसेप्ट है भाई, ठीक है नहीं उसमें। और नेचुरल सी बात है, परसेंटेज तो आना ही चाहिए, जब तक परसेंटेज नहीं आएगा तब तक ये चीज तो आएगी नहीं भाई, कंसेप्ट तो वही है। लेकिन हम इसी में सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं जब इंक्रीमेंट के साथ टाइम गिवन है, ठीक है भाई। तो एक कस्बे की जनसंख्या में 15% दर से वृद्धि होती है, तो रेट है आपकी 15%। अब मैं क्या है देखो, तीन तरीके से नहीं कराऊंगा, मैं सीधा करवा लेता हूं भाई। तो मैं इसमें क्या करूंगा, रेशियो मेथड लगा रहा हूं भाई, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट, तो आफ्टर 1 ईयर तो 100 की चीज 115 हो जाएगी, ठीक है भाई। यानी कि मैं कह सकता हूं 5 से काटूं तो 20 की चीज 23 हो जाएगी। क्लियर। अब वो कह रहा है कि 2 साल के बाद, तो आफ्टर 2 इयर्स रेट सेम है, तो सीधा मैं 2 साल पे जा सकता हूं। फर्स्ट साल का स्क्वायर कर दूंगा भाई, 20 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, तो यानी कह दूंगा 400 चीज जो है वो 529 हो गई। कितनी हो गई, 529 हो गई, ठीक है कि नहीं। जबकि उसने क्या दे रखा है भाई, एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8,000 है तो 2 साल बाद कितनी होगी, यानी प्रिंसिपल 8,000 है, तो 2 साल का अमाउंट कितना होगा भाई। तो गिवन रिक्वायर्ड लगा दो भाई, प्रिंसिपल है 8,000, प्रिंसिपल की रेशो 400 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे कंपाउंड अमाउंट निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो 529 से गुणा कर दूंगा, तो 400 से काट देता हूं, 20 पे कट गया, तो 20 की गुणा कर दूंगा, 10,580 हो जाएगी भाई। बात क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो एक बार कंसेप्ट जान लिया, तरीका जान लिया, अब कोई दिक्कत होनी नहीं भाई, फटाफट होंगे क्वेश्चन अपने, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है, ठीक है कि नहीं। तो रेट उसने पहले ही फ्रैक्शन में दे दी, अच्छी बात है, 1/8, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, तो आफ्टर 1 ईयर 8 की चीज 9 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। जब 8 में 8 का 1/8 जोड़ूंगा तो 8 + 1 9 हो जाएगी, वृद्धि है ना। तो किसकी वृद्धि है, अपने आप की होती है, सेल्फ की होती है, परसेंटेज वाले चैप्टर में बताई थी। तो 1/8 किसकी, प्रिंसिपल की, 8 का 1/8 1 हो गया, तो 8 में जोड़ूंगा 9 हो गई, क्लियर। अब आफ्टर 2 इयर्स कितनी हो जाएगी भाई, सीधा स्क्वायर कर दूंगा भाई, क्योंकि रेट सेम है। तो 64 81 हो जाएगी, और पहले 64 ही दे रखी थी, तो अगर 64 है तो कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। आंसर आ गया आपका 81। बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई, 5वां क्वेश्चन, 2 साल के बाद 1690 रुपए का 4% वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वर्तमान मूल्य बताओ भाई, ठीक है कि नहीं। 2 साल बाद मुझे पैसे देने हैं 1690, आज कितने हैं वो पैसे, आज मैं कितने पैसे उधार लूं कि 2 साल बाद मैं 1690 देकर अपना ऋण चुका दूं। तो 2 साल के बाद अमाउंट है, आज प्रिंसिपल है, यानी अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है कि नहीं। रेट है मेरी 4%, तो मैं रेशो बनाऊंगा भाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, तो आफ्टर 1 ईयर इसको फ्रैक्शन में ला सकते हो भाई, तो 1/25 हो जाएगा, तो 25 की चीज 26 हो गई, ठीक है कि नहीं। आफ्टर 2 ईयर
आफ्टर 2 ईयर्स स्क्वायर कर दूंगा भाई 625 676, ठीक है। तो 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो 1690 है, तो गिवन रिक्वायर्ड लगा दूंगा अमाउंट 1690 की रेशो अमाउंट की रेशो 676 से डिवाइड, निकालना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की रेशो 625 से मल्टीप्लाई। तो भाई काट देते हैं, 169 से काटूंगा 10 पर, 169 से काटूंगा 4 पर, 4 से 2 पे काट दूंगा 5 पर, और भाई 625 पंजे करूंगा 3125 और बटे में 2 है, तो 1562 रुपये 50 पैसे आ गया भाई। क्लियर। तो यानी कि अगर आज कोई पर मनी 1562.50 है तो वो 2 साल के बाद 4% से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1690 हो जाएगी। क्लियर है भाई। तो अमाउंट गिवन था, प्रिंसिपल निकालना था, रेशियो निकालनी है, फिर गिवन रिक्वायर्ड लगाना है। आगे चलते हैं। दो साल पहले एक पपीते का पौधा लगाया था और 20% दर से वृद्धि हो रही है। अब उसकी ऊंचाई 108 है, तो जब पौधा लगाया तो इसकी ऊंचाई कितनी थी भाई। ठीक है, तो अपना वही क्या कहते हैं रेशियो बना लेंगे भाई। रेट है मेरी 20%, 20% यानी 1/5, तो प्रिंसिपल अमाउंट की रेशियो आ गई आफ्टर 1 ईयर। ठीक है भाई, आफ्टर 1 ईयर निकाल लेता हूं, तो 5 की चीज 6 हो गई। ठीक है कि नहीं। आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स 25 से 36 हो गई। कितनी हो गई भाई, 25 से 36 हो गई। जबकि 2 साल के बाद 108 हो गई है। ठीक है कि नहीं। तो 108 जो है वो 2 साल के बाद है, उसकी रेशियो 36 से भाग कर दूंगा। अभी प्रेजेंट की निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है, 25 से गुणा कर दूंगा भाई। ठीक है, 75 आ गई भाई। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। तो फटाफट रेशियो बनाएंगे और गिवन रिक्वायर्ड लगाएंगे, कुछ नहीं करना भाई। अभी आप कहोगे कि जी टेबल मेथड क्यों नहीं लगा रहे भाई। टेबल लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। टेबल मेथड कब लगाना चाहिए, जब सीआई पूछे। ठीक है कि नहीं, यानी जब इंक्रीमेंट पूछे, डिक्रीमेंट पूछे। यहां पर इंक्रीज्ड वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है कि नहीं, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है भाई। ठीक है नहीं, जब अमाउंट पूछेगा तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं अपना रेशियो मेथड लगाऊंगा। और जब क्या कहते हैं अमाउंट देख के प्रिंसिपल पूछेगा तो उस केस में आपका लग ही नहीं सकता टेबल मेथड, तो फिर वहां पर तो आपको रेशियो वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है नहीं, तो टेबल वाला मेथड सिर्फ बाउंडेशन है, कहां कहां लगेगा, जब सीआई निकालना हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है कि नहीं, अमाउंट निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा बेटर है नहीं। और क्या कहते हैं, अगर अमाउंट दे रखा और प्रिंसिपल निकालना है तो भाई फिर तो टेबल मेथड लगेगा ही नहीं। टेबल मेथड तभी लगेगा जब प्रिंसिपल गिवन है और रेट गिवन है। प्रिंसिपल रेट गिवन नहीं है तो टेबल नहीं लगेगा भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर प्रिंसिपल गिवन नहीं था तो इसलिए टेबल नहीं लग सकता। पिछले क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल गिवन नहीं था, टेबल नहीं लग सकता। क्लियर। तो जहां प्रिंसिपल और क्या कहते हैं रेट गिवन होगी वहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रहिए। 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। क्या कह रहा है, एक मशीन का 10% दर से अवमूल्यन होता है। यह मशीन 3 वर्ष साल पहले खरीदी गई तो इसका वर्तमान मूल्य 87,480 है। तो यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई थी। आज जो है मूल्य 87,480 है, 3 साल पहले का निकालना है। तो आज वाला ही अमाउंट है, 3 साल पहले वाला प्रिंसिपल है। तो टेबल तो लग ही नहीं सकता ना, रेशो से ही जाएंगे हम। ठीक है नहीं, मगर एक चीज और है, 10% दर से अवमूल्यन होता है। ठीक है कि नहीं, यहां पर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज होना। ठीक है कि नहीं, तो यहां पर रेट जो है वो आपकी डिक्रीमेंट की दे रखी है भाई, माइनस में होगी। ठीक है कि नहीं, कीमत माइनस में जाएगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट की जब रेशियो निकाल लूंगा आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, तो क्या है भाई, 10 की चीज 9 हो गई। क्या हो गई, 10 की चीज 9 हो गई। रेट 10% से घट रही है, तो 10 का 10% एक घट गई तो 9 हो गई। और कितने साल के बाद, 3 साल के बाद लेंगे हम, आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद क्यूब कर दूंगा भाई, 10 का क्यूब 9 का क्यूब, तो 1729 हो गई भाई। कितनी हो गई, 1729 हो गई। और भाई प्रेजेंट मूल्य, ठीक है कि नहीं, यानी अमाउंट दे रखा है 87,480। ठीक है कि नहीं, तो 729 को किससे गुणा करूं, 120 से गुणा करूंगा तो 87,480 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना था, 1,20,000 था। ओरल मेथड लगा दिया या गिवन रिक्वायर्ड लगा लो, आपकी मर्जी। तो भाई सी आंसर आ गया है, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं भाई।
सीमा ने 16,000 पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए और उसे समय पूरा होने पर 17,640 रुपये मिले, तो ब्याज दर कितनी है भाई, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर तो टेबल कैसे लगेगा, ब्याज दर है ही नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। और यहां पर रेशियो मेथड लगाएंगे हम, ठीक है, फार्मूला भी लगा सकते हो, रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, दोनों हैं, आपकी मर्जी है कौन सा लगाओगे। तो मैं दोनों क्या होते दोनों लगा के दिखा दूंगा, और नहीं तो भाई रेशियो से बेटर है, ठीक है कि नहीं। तो देखोगे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो आफ्टर 2 ईयर्स दे रखा है अमाउंट मुझे, आफ्टर 2 ईयर्स दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल भी दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है, दोनों चीज दे रखी है। तो प्रिंसिपल तो है 16,000 और अमाउंट दे दिया 2 साल के बाद 17,640। तो यहां से मैं रेशो निकाल लूंगा, 1600 और 1764 की आ गई है, जीरो कट गई है आपकी, ठीक है कि नहीं। तो आफ्टर 1 ईयर रेशो आ जाएगी मेरी, ठीक है कि नहीं, आफ्टर 1 ईयर। भाई 1 साल से 2 साल पर रेशो कैसे निकाल रहा था, स्क्वायर कर रहा था। 1 साल से 3 साल की रेशो कैसे निकाल रहा था, क्यूब कर रहा था, ठीक है कि नहीं। तो जब मैं 2 से 1 साल की निकाल लूंगा तो क्या करूंगा, उल्टा करूंगा। 1 से 2 पे स्क्वायर कर रहा था तो 2 से 1 पे क्या करूंगा, स्क्वायर रूट करूंगा। तो 1600 का रूट लेना है, 1764 का रूट लेना है भाई। तो रूट लेने पर ये 40 आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो रेट क्या है, 40 से 42 हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है 40 पर। तो 2 की वृद्धि 40 पर हो रही है, तो कितने परसेंट हो रही है भाई, ठीक है नहीं। 2 से काटूंगा 20, 20 से काटूंगा 5, तो 5% की वृद्धि हो रही है। तो रेट आ गई 5%। बात क्लियर होगी होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो भाई अगर रेट निकालनी है तो भी रेशियो मेथड बेटर है, ठीक है कि नहीं। टेबल मेथड मैंने बताया तभी बेटर है जब आपका सीआई निकालना हो, और उसके लिए भाई प्रिंसिपल रेट का होना जरूरी है, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, बाकी रेशियो मेथड हम लगा लेंगे, ठीक है। फार्मे से करना चाहो फार्मे से कर सकते हो आप, ठीक है कि नहीं। फार्मा क्या कह रहा है, कंपाउंड अमाउंट का फार्मा कह रहा है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। सीए क्या है, सीए आपका 17,640 है, प्रिंसिपल कितना है 16,000 है, ठीक है। 1 प्लस रेट मुझे पता नहीं, टाइम मेरा 2 है, क्लियर। तो यहां पर देखो वही चीज है, रेशो आनी है कटकर। तो ये 1600 नीचे आ जाएगा, 1764 बटे में 1600, और जो ये स्क्वायर है ये इधर आकर रूट हो जाएगा। तो 1 प्लस में रेट बाय 100, इसलिए हमने रूट कर दिया था। तो ये आ गया आपका 42 बटे में 40 और इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बाय 100, क्लियर भाई। तो काट दूंगा 2 से 21, 2 से काटूंगा 20, ठीक है कि नहीं। तो 21 बटे में 20 और ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा रेट बाय 100। तो एलसीएम लूंगा 1/20 आ जाएगा और बराबर रेट बाय 100, और 100 उधर चला जाएगा, 100 बटे 20 आपका रेट 5 आ जाएगी। बात क्लियर। तो भाई फार्मूला लगाओ, यहाँ रेशो लगाओ, मर्जी है आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो आगे चलते हैं भाई। तो 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बाल्टी में 40 किलो दूध था, इसमें से 4 किलो दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी भर दिया, ठीक है कि नहीं। अब 4 किलो दूध निकाला है, मतलब क्या बता रहा है, डिक्रीमेंट को बता रहा है भाई। तो रेट क्या हो गई, रेट 4 किलो निकाल रहा हूं 40 में से, ठीक है कि नहीं। तो -1/10 हो गया डिक्रीमेंट। तो 1/10 से आपका क्या हो रहा है, मिक्सचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है कि नहीं। जो मिल्क है वो डिक्रीज हो रहा है आपका। तो भाई प्रिंसिपल और कंपाउंड अमाउंट, तो रेशो ही लगाऊंगा भाई आफ्टर 1। अब यहाँ ईयर नहीं है, यहाँ आफ्टर 1 प्रोसेस है, ठीक है नहीं। एक क्रिया के बाद एक बार जब दूध निकाला तो कितना बच गया, तो भाई पहले 10 था, अब 1/10 से डिक्रीज हो गया, 9 बच गया। फिर क्या कह रहा है कि इसके स्थान पर पानी भर दिया। अब यह क्रिया इसके बाद 2 बार और दोहराई, एक बार तो पहले किया था, अब यही काम 2 बार और किया, तो टोटल तो 3 बार किया ना। तो अब आफ्टर 3 प्रोसेस, तो आफ्टर 3 प्रोसेस रेशो कितनी हो जाएगी, क्यूब कर दूंगा क्योंकि रेट तो सेम है, तो इसलिए हम सीधा डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं। तो 1729 हो गया। अब जो ये सीए है ये क्या बता रहा है, डिक्रीज्ड वैल्यू बता रहा है भाई, ठीक है कि नहीं। तो पहले मेरा मिल्क था वो डिक्रीज होकर ये मिल्क हो गया, ठीक है कि नहीं। तो मिल्क पूछा है उसने कितना हो गया,
पहले कितना था, पहले 40 किलो दूध था, तो यानी प्रिंसिपल 40 किलो था, इसकी रेशो गिवन रिक्वायर्ड लगाऊंगा तो इसकी रेशो 1000 से भाग पर निकालना मुझे अब वाला क्या कहते हैं मिल्क निकालना है, अब न्यू मिल्क, ठीक है कि नहीं। तो न्यू मिल्क मुझे निकालना है, न्यू मिल्क मतलब आपका कंपाउंड अमाउंट, क्लियर, यानी डिक्रीज्ड वैल्यू निकालनी है। तो भाई इनटू में 729 कर दूंगा, तो 0 से 0 कट गई और गुणा करूंगा 4 से, तो 29 चौके 116, 7 चौक 28, 29 और बटे में 100 है, तो 29.16, तो 29.16 किलो दूध बच गया भाई। कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, वही प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल बता दिया आपको, इनिशियल वैल्यू, अमाउंट इंक्रीज्ड वैल्यू या डिक्रीज्ड वैल्यू, चाहे बढ़ रही है चाहे घट रही है, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और, एक बाल्टी में 36 लीटर दूध था, इसमें 1/6 दूध निकाल लिया भाई, तो रेट कितनी है, रेट 1/6 है भाई, निकाल रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है भाई। तो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है भाई, आफ्टर वन प्रोसेस, तो भाई 1/6 डिक्रीज हो रहा है, यानी पहले 6 था तो 1/6 1 डिक्रीज हो, यानी 5 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया भाई। फिर आफ्टर दो प्रोसेस के बाद स्केयर कर देंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो उसने बोला 1/6 दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया, इसके बाद यही क्रिया एक बार और दोहराई, तो एक बार पहले एक बार और, टोटल 2 ही बार दोहराई, तो 2 ही प्रोसेस हैं, तो यानी कि 36-25 की रेशो आ गई, कितनी आ गई, 36-25 की रेशो आ गई। नए मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है कितनी है, ठीक है कि नहीं। तो पहले 36 लीटर दूध था, तो लो भाई जो रेशो थी वही क्वांटिटी आ गई, तो पहले 36 था तो अब 25 बच गया, बस कुछ गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है नहीं। इनिशियल मेरा 36 ही था, रेशो भी 36 ही आ गई, तो 36 रेशो की वैल्यू 36 है तो 25 वैल्यू 25 होगी, ठीक है नहीं। तो अब मेरा 25 बच गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। तो भाई 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2500 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज 6 माहीदेय है, ठीक है कि नहीं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है जो ब्याज पे ब्याज जुड़ रहा है ना, वो 6 महीने में जुड़ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ब्याज 6 माहीदेय का मतलब हर 6 मंथ के बाद वो ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है कि नहीं। एक तो 6 महीने में ब्याज पे ब्याज जुड़े, एक साल में ब्याज पे ब्याज जुड़े, तो जितना जल्दी ब्याज पे ब्याज जुड़ेगा उतना ब्याज लेने वाले को फायदा है भाई, ठीक है नहीं, और ब्याज देने वाले को नुकसान है। तो यहां पर प्रिंसिपल है मेरा 2500, प्रिंसिपल है 2500, ठीक है भाई। रेट है मेरी 12%। अब ये जो 12% है ये पर एनम है, अगर मुझे साल में ब्याज जोड़ना होता तो फिर तो मैं 12 ही लेता, लेकिन मुझे जोड़ना है 6 महीने में, तो फिर मुझे रेट भी 6 महीने की बनानी पड़ेगी। तो 12 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपकी पर 6 मंथ बन जाएगी भाई, ये पर 6 मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गई आपकी, ध्यान रहे। तो 6% हाफ ईयरली आप कह सकते हो, ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करें, टेबल मेथड लगा लेता हूं भाई, ज्यादा बेटर रहेगा टेबल मेथड। तो फर्स्ट 6 मंथ में कितना ब्याज हो जाएगा, पहले 6 महीने में कितना ब्याज बन जाएगा। तो 6 महीने की जो ब्याज की दर है वो 6% है, तो 6% निकाल देता हूं 2500 का, तो 2500 का 6% 150 रुपये ब्याज बन जाएगा। कर लोगे, निकालना तो आता ही है। 2500 का 6% गुणा में 6/100 कैलकुलेट करोगे 150 आ जाएगा। तो पहले 6 महीने में 150 रुपये ब्याज आ गया, अगले 6 महीने में कितना आ जाएगा भाई, नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने में भी 150 ही आ जाएगा, सेम रहेगा। मैं पहले एसआई निकाल रहा हूं, अब सीआई निकालना है, तो ब्याज का भी ब्याज, प्रिंसिपल को तो निकाल लिया, ब्याज का ब्याज, तो अगले 6 महीने में पहले वाले 6 महीने का जो ब्याज है उसका ब्याज ले लेना है, 150 का 6% ले लेना भाई। 150 का 6% 9 हो गया, ठीक है नहीं, 150 का 6% 9 रुपये बन गया, तो टोटल ब्याज बन गया 309। तो ये सीआई आ गया, एसआई होता तो 150 300 हो जाता, अब 150 का भी ब्याज कर दिया, ब्याज का ही ब्याज निकाल दिया। अब इस आप हो गए, इस 150 का ब्याज नहीं निकाला, इसका ब्याज तो अगले 6 महीने में निकलेगा ना, ठीक है कि नहीं। जो पहले वाले 6 महीने का ब्याज है वो अगले 6 महीने में,
ठीक है नहीं, फिर जो इस 6 महीने का उससे अगले 6 महीने में ऐसे निकलेगा, और जब अगले 6 महीने का निकालूंगा तो फिर इन सब का निकलेगा, ये ध्यान रखना है, सब का निकलेगा, पहले वाले का भी निकलेगा और दूसरे वाले का भी निकलेगा। तो भाई 309 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, यही पूछा था, ठीक है। तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, टेबल मेथड लगाया है, और आप कहते हो कि जी मैं दूसरे तरीके से कराऊं, रेशो से कराऊं, या आपका क्या कहते हैं फार्मूले से कराऊं, तो वो भी करा देता हूं भाई, दोनों देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो देखोगे आप, अगले पे आ जाते हैं, दूसरा मेथड। तो भाई सीआई का फार्मूला है आपका प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम और -1, ये फार्मूला है भाई। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस रेट को 2 से भाग कर देना है, ठीक है कि नहीं, 2 से भाग कर देना है, 200 ले लेना है, और टाइम को 2 से गुणा कर देना है, ये बात बताई थी मैंने, ठीक है कि नहीं। तो रेट यहां कितनी है, रेट आपकी 12 है, और टाइम आपका कितना है, टाइम आपका 1 ईयर है। तो मैं यहां पुट करूंगा प्रिंसिपल की वैल्यू 2500 और 1 प्लस में रेट 12 बटे में 200 कर दूंगा, और टाइम जो है 2t, तो 2 इंटू 1 कर दूंगा और -1, ये सीआई आ जाएगा भाई। तो 2500 ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 से काट देंगे 50, तो 53 बटे 50 का स्क्वायर हो जाएगा और -1, तो 2500 5300 का स्क्वायर 2809 होता है, और एलसीएम ले लूंगा भाई, तो 50 का स्क्वायर जाएगा उधर, तो 2500 हो जाएगा, और बटे में 2500, तो ये 2500 से 2500 कट जाएगा, 2809 में से 2500 घटाऊंगा, 309 ब्याज आ गया। तो ये हमने सीआई निकाल लिया फार्मूले से, पहले हमने निकाला था टेबल वाले मेथड से, देसी मेथड से, ठीक है कि नहीं। अब मैं रेशो से भी करके दिखा देता हूं, कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरीके से करो, एक क्वेश्चन तो दिखाऊंगा करके तीनों तरीके से, फिर बाकी हम एक ही तरीके से करेंगे भाई, ठीक है। तो रेट है बड़ी 12% पर एनम है ये, ठीक है, तो 6% हो जाएगी पर 6 मंथ, ठीक है कि नहीं। तो पर 6 मंथ लिखेंगे हम, पर 6 मंथ, तो 6 महीने की हमने ब्याज की दर 6% बना ली, 2 से भाग कर लिया, ठीक है कि नहीं। क्यों कर लिया, क्योंकि 1 ईयर जो होता है वो होता है 12 महीने, और 12 महीने को मैं बोल सकता हूं 2 इंटू 6 मंथ, तो ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 ईयर इज इक्वल टू 6 मंथ। तो 6 महीने होता है आधा साल, इसलिए हमने रेट आधी कर दी भाई, तो 6 महीने की बन गई है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 1 साल का निकालना है, ठीक है कि नहीं, 1 साल का निकालना है, लेकिन ब्याज में 6 महीने में जोड़ूंगा, तो 6 + 6 तभी 1 साल बनेगा। तो फर्स्ट 6 मंथ में पूंजी कितनी हो जाएगी, रेशो लेके चलेंगे हम, प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट, तो फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है कि नहीं, फर्स्ट 6 मंथ में आपकी पूंजी कैसे बढ़ेगी, आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है भाई। तो रेट है आपकी 6%, तो यानी 100 रुपये में 6 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 6% से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो पूंजी 100 है तो 106 हो जाएगी, काटूंगा तो 50 53 हो जाएगी, ठीक है। ये 6 महीने के बाद, अब अगले 6 महीने के बाद, ठीक है नहीं, आफ्टर 1 ईयर कह सकते हो सीधा, ठीक है नहीं, 1 ईयर या 12 मंथ डायरेक्ट निकाल सकता हूं, आपको पता है, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि रेट मेरी सेम है, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं आफ्टर सेकंड ईयर। तो 2 बार कैलकुलेट हो रही है, 6 महीने 6 महीने 2 बार कैलकुलेट हुई, तो इसलिए स्क्वायर करेंगे हम। अगर 3 बार कैलकुलेट करनी होती तो हम क्यूबिंग करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो घन करेंगे, यहां पर हम स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2500 और 2809, और ये रेशो नहीं है, 2500 तो एग्जैक्ट ही था, तो अपना एग्जैक्ट ही आ गया, कंपाउंड अमाउंट 2809, प्रिंसिपल 2500, तो सीआई आ जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा भाई, तो 309 आ गया। बात क्लियर हो गई होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। तो ये दूसरा मेथड है रेशो से, पहले मैंने कराया क्या कहते हैं अपना देसी मेथड, टेबल मेथड, ठीक है। अब तीसरा भी ले लेते हैं भाई, तीसरा है आपका, तीसरा हो गया ना मेरे ख्याल से, हाँ हो गया, तीनों हो गए भाई, सॉरी,
हाँ तीनों हो गए। देखो ये आपका दूसरा फार्मेसी हो गया और पहला आपका टेबल मेथड या देसी मेथड से हो गया। तो टेबल से भी हो गया और फार्मूले से भी हो गया और भाई रेशो से भी हो गया, ठीक है नहीं। तो तीनों हो गए आपके, तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए भाई। तो ये आपका फोर्थ आंसर आ गया है। आगे चलते हैं भाई। अब हम एक ही तरीके से लेंगे भाई, अब हम एक ही तरीके से लेंगे, तो जो सा सूटेबल रहेगा वो ले लेंगे। और आपको बता रखा है सीआई निकालना है, ठीक है नहीं। प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, सीआई निकालना है, टेबल मेथड बेटर है, ठीक है भाई। तो 16,000 रुपए का प्रिंसिपल 16,000 है, रेट आपकी 20% है साल की, लेकिन मुझे क्या बनानी है, मुझे तिमाही बनानी है, ठीक है नहीं। तिमाही बनानी है तो मैं लिख सकता हूं, देखो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 4 मंथ, ठीक है नहीं। 3 इंटू 4 मंथ्स। अब ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा, 1/4 ईयर और इज इक्वल टू 3 मंथ हो जाएगा। तो 3 महीने की बनानी है तो 4 से भाग करना पड़ेगा भाई। किससे करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा। तो मैं 4 से भाग कर देता हूं, तो 20/4 ये आपकी पर 3 मंथ्स की बन गई रेट, ठीक है भाई। 3 मंथ्स का मतलब क्वार्टर, ठीक है नहीं। इंग्लिश में इसको क्वार्टर बोलेंगे। क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। तो 12 महीने का फोर्थ पार्ट कितना हो गया आपका, 3 मंथ हो गया। तो 3 मंथ की रेट निकाल ली हमने, क्योंकि 3-3 महीने में ब्याज पे ब्याज जुड़ेगा। तो हर 3 महीने में क्या कहते हैं, ब्याज पे ब्याज जुड़ना है, यानी ब्याज कैलकुलेट होना है, ठीक है। तो इसलिए 3 महीने की रेट चाहिए। तो ये हो गई 5% पर क्वार्टर, ठीक है भाई। पर क्वार्टर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी। तो 9 महीने का ब्याज निकालना है मुझे। तो फर्स्ट क्वार्टर में, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में, यानी पहले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में कितना ब्याज बना। तो सबसे पहले टेबल मेथड से निकालने के लिए आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम एसआई निकालेंगे। एसआई मतलब प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट होता है उसको एसआई बोलते हैं, ठीक है भाई। जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट होगा वो आपका एसआई होता है। फिर जब इंटरेस्ट जो बन गया एसआई, उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकालेंगे तो सीआई बन जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो 16,000 का 5% निकाल लूंगा, 800 रुपये ब्याज बन गया। फिर अगले 3 महीने में भी 800 बन गया, अगले 3 महीने में भी 800 बन गया। ये एसआई है, ठीक है। अब मैं पहले फर्स्ट 3 मंथ में देखूंगा, तो फर्स्ट 3 मंथ में तो पूंजी थी, तो पूंजी का ही ब्याज बनेगा। जब मैं अगले 3 मंथ में आऊंगा तो पूंजी का बन गया, प्लस में जो पहले 3 महीने में ब्याज था उसका भी ब्याज बनेगा। तो इस 800 का ब्याज और बनेगा। तो 800 का 5% 40 रुपये हो गया। क्लियर। अब जब मैं अगले 3 महीने में आऊंगा, ठीक है कि नहीं, तो पूंजी का तो ब्याज बन गया 800। अब ये जो ऊपर 3 महीने में आ रहा हूं, तो ये ऊपर जितने भी ब्याज दिखाई दे रहे हैं सब का ब्याज बनेगा, यानी इस 800 का भी, इस 800 का भी, इस 40 का भी। तो इस 800 का 5% 40, इस 800 का 40 और इस 40 का 5% 2 रुपये। तो ये आपका टोटल सीआई बन गया है। जोड़ लो, 8 तिया 2400, 24 और 120, 2520 और 2 2522। तो 2522 मेरा सीआई आ गया है। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो ब्याज का भी ब्याज, पूंजी का भी ब्याज और ब्याज का भी ब्याज सीआई है, चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है कि नहीं। और ब्याज हमारी तिमाही दे थी, 3 तिमाही दे का मतलब 3 महीने के बाद ब्याज कैलकुलेट करना है। तो फिर रेट भी आपकी क्या कहते हैं, 3 महीने की ही निकालनी पड़ेगी, बाकी कोई समस्या होनी चाहिए। और 3-3 महीने का हमें गैप करना पड़ेगा इंटरवल टाइम में, 3-3 महीने का करना पड़ेगा। तो 3-3-3 यानी 9 महीने का ब्याज बन गया हमारा टोटल, ठीक है कि नहीं। तो कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब बात क्लियर हो गई है, तो आगे चलते हैं भाई 13वां क्वेश्चन। तो लो भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रिंसिपल 2800, प्रिंसिपल है आपका 2800, रेट है आपकी 10% और टाइम है आपका 1.5 साल। टाइम क्या है, 1.5 साल है, ठीक है। और वो कह रहा है कि जबकि ब्याज वार्षिक दे, 1.5 साल का निकालना है हमें, जबकि ब्याज वार्षिक दे, ठीक है।
तो वार्षिक देय का मतलब साल पे ही कैलकुलेट करना है। अब 6 महीने का नहीं है कि हम 6 महीने की रेट बनाएंगे, साल में ही करना है तो साल की ही रेट रखनी है। समझ में आई बात? और वो पहले से है तो हम कुछ चेंज करेंगे नहीं भाई, तो साल में जोड़ना है, साल की ही रेट रखनी है। ठीक है, अब मैं 1.5 साल का निकालूंगा तो क्या करूंगा, पहले मैं फर्स्ट ईयर का निकाल लूंगा, 1 साल का निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? 1 साल का ब्याज निकाल लूंगा। तो 2800 का 10% 280। मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब आप ब्याज कैलकुलेट करोगे तो स्टार्टिंग में तो प्रिंसिपल ही है, तो प्रिंसिपल का ही लगेगा। वैसे तो ब्याज का ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन स्टार्टिंग में तो पूंजी है, तो फर्स्ट टाइम में आप एसआई निकाल लो या फर्स्ट टाइम में आप सीआई निकाल लो, बात बराबर है। पहली बार जब आप कैलकुलेट करोगे तो चाहे आप किसी एक व्यक्ति को साधारण ब्याज पे उधार दो, चाहे दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज पे दो, तो फर्स्ट टाइम में जब कैलकुलेट होगा तो ब्याज बराबर बनना है। फिर उसके बाद जब अगले पीरियड में बात आएगी तब फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा बन जाएगा, लेकिन साधारण ब्याज पूंजी पे ही लगना, इसलिए वो कम बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो पहली बार में तो किसका बनेगा? पूंजी का ही बनेगा। और जब नेक्स्ट ईयर आऊंगा मैं, सेकंड ईयर, ठीक है कि नहीं, तो फिर पूंजी का तो बनेगा ही बनेगा 280, प्लस में इस 280 का ब्याज और बन जाएगा, तो 280 का 10% 28 रुपए बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? लेकिन ये तो 2 साल का हो गया, मुझसे तो 1.5 का पूछा है, ठीक है नहीं, तो क्या करूंगा, इस सेकंड ईयर का आधा कर दूंगा, दूसरे साल का आधा कर दूंगा, 1.5 का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 280 का आधा 140 और 28 का आधा 14, तो 140 और 14 154 हो गया। तो टोटल सीआई कितना हो गया भाई? टोटल सीआई पहले साल आपका 280 ब्याज और अगले साल ही 154। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे आप तो 4 8 5 13 और यह आपका 2 1 3 1 4 434 रुपये ब्याज बन गया भाई। बात क्लियर होगी भाई, बड़ी डिटेल में अच्छी तरीके से आपको 3 मेथड से मैंने समझाया है, तो कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है, देख लेना इसको अच्छी तरीके से, जहां भी डाउट लगे दोबारा वीडियो बैक करके उसको ध्यान से सुनो भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल है 20,480, प्रिंसिपल है 20,480 और रेट है आपकी 6 सही 1/4%। तो 6 सी 1/4% को मैं कह सकता हूं 1/16। क्या कह सकता हूं? 1/16 कह सकता हूं। ठीक है नहीं, परसेंटेज का चैप्टर आप कर चुके हो, तो 6 सी 1/4% यानी 4 6 24 1 25/4% का मतलब 1/100 होता है। ठीक है नहीं, तो 25 चौक 100 तो 1/16 हो जाएगा। क्लियर भाई? तो ये आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए भाई। ठीक है कि नहीं, ये मुंह जबानी याद होनी चाहिए, जिससे क्या कैलकुलेशन हमारी बचेगी, आपकी टाइम बचेगा हमारा। तो भाई अब वो कह रहा है टाइम जो है 2 वर्ष 73 दिन है, 2 वर्ष 73 दिन है, तो मुझे 2 साल 73 दिन का ब्याज कैलकुलेट करना है। अब 73 दिन के वर्ष बनाओगे भाई, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ब्याज वार्षिक देय है, ठीक है कि नहीं, तो रेट भी वार्षिक है, तो टाइम भी फिर ईयर में ही रखना पड़ेगा आपको, दिन हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक साल में 1 ईयर जो होता है वो 365 डेज होता है। तो 1 ईयर 365 को मैं लिख सकता हूं, क्या कहते हैं, 5 इंटू में 73 डेज। अब ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, 1/5 ईयर इज इक्वल टू 73 डेज। क्लियर भाई? तो 73 दिन को मैं 1/5 साल कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? 1/5 साल। तो ये हो जाएगा आपका 2 साल 73 दिन, तो 2 ईयर प्लस में, ठीक है कि नहीं, बीच में प्लस ही है, ठीक है कि नहीं, मल्टीप्लाई मत सोचना, बीच में प्लस है भाई। ठीक है, हमेशा प्लस होता है, जब भी 2 यूनिट होती हैं प्लस होता है। जैसे मैं कहूँ 1 किलो 10 ग्राम, तो 1 किलो प्लस में 10 ग्राम है, ध्यान रहे। ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, प्लस माना जाएगा जब यूनिट्स आएंगी। ठीक है, मैं कहूँ 2 दर्जन और क्या कहते हैं 4 वस्तु, तो 2 दर्जन प्लस में 4 वस्तु है, गुणा में नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो जब भी 2 यूनिट होती है प्लस में होता है आपका। चाहे आपका टाइम में हो, मैं कहूँ 25 मिनट और 12 सेकंड, तो 25 मिनट और 12 सेकंड मतलब 25 मिनट प्लस 12 सेकंड, बीच में प्लस माना जाता है, ध्यान रहे। तो 2 ईयर 73 दिन का मतलब है 1/5 साल, तो 1/5 ईयर। ठीक है, तो मुझे इसका ब्याज कैलकुलेट करना है।
तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 साल का निकाल लूंगा, फिर मैं 1/5 साल का निकाल लूंगा, तो 2 सही 1/5 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साल का निकाल लेता हूं भाई। पहले साल का ब्याज मेरी रेट है 1/16, तो 1/16 से ब्याज कितना बढ़ेगा, इसको 16 से भाग कर लो भाई। ठीक है कि नहीं, तो 20,480 को मैं 16 से भाग कर लूंगा, तो 16 एकम 16, ठीक है कि नहीं, बच गए 4, 16 दूनी 32, बच गए 12, 16 128, 1280 रुपये ब्याज बन गया भाई पहले साल। दूसरे साल भी 1280 बनेगा, तीसरे साल भी 1280 बनेगा। ये आपका एसआई है। कोई डाउट भाई? यहां तक डाउट होना नहीं चाहिए। अब ब्याज का भी ब्याज करूंगा तो सीआई हो जाएगा, तो 1280 का 1/16 आपका 16 128 80 हो गया। फिर ऊपर जितने ब्याज हैं उन सब का ब्याज, इस 1280 का ब्याज 80, इस 1280 का 80 और इस 80 का 1/16 5 रुपये। ठीक है, तो ये मेरा ब्याज आ गया, मगर ये 3 साल का आ गया, मुझे तो 2 से 1/5 का निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, तीसरे साल को 5 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये 2 साल और प्लस 1/5 साल का आ जाएगा, ये बेटर रहता है। अब 3 का निकाल लो और फिर क्या करो, 5 से भाग कर दो। ठीक है कि नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में 1.5 का किया था, दूसरे का पूरा निकाला और फिर दूसरे का आधा कर दिया, तो 1.5 का बन गया। अब इसको सोल्व कर लो भाई। ठीक है, 5 से काटोगे 1280 को, 256 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले भाग कर लिया, फिर जोड़ूंगा, या पहले जोड़ के भाग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये बन जाएगा आपका 289 बन गया भाई। ठीक है कि नहीं, 33 हो गया, 33 जोड़ूंगा तो 289 बन गया। अब टोटल ब्याज कितना बन गया, जोड़ लो भाई, 1280 1280 2560 हो गया है। 2560 में 80 जोड़ूंगा तो 2560 में से जोड़ूंगा 2640 हो जाएगा। 2640 में, ठीक है कि नहीं, 2640 में 289 जोड़ूंगा। ठीक है कि नहीं, जोड़ लेते हैं, 2640 में 289 जोड़ूंगा भाई, तो 9 8 4 12 और 9 29 29 आ गया भाई। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है कि नहीं, तो अपना टेबल मेथड लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई, 15वां क्वेश्चन, किसी धन का पहले 2 क्रमागत वर्षों का ब्याज क्रम से 500 और 540 है, धन कितना है भाई। तो वो कह रहा है पहले साल जो ब्याज बना ना, पहले साल ब्याज बना 500 रुपये और दूसरे साल जो ब्याज बना वो बना 540। लेकिन अगर एसआई होता तो पहले साल 500 बनाया तो दूसरे साल भी 500 ही बनता ना, लेकिन सीआई था तो इसलिए 40 एक्स्ट्रा बन गया, ये 40 एक्स्ट्रा बन गया, अगले साल 540 बना है तो 40 एक्स्ट्रा बन गया। क्यों बनाया 40 एक्स्ट्रा, क्योंकि 40 500 का ब्याज है, ब्याज का भी ब्याज है। ठीक है कि नहीं, ये दोनों 500 किसके ब्याज हैं, ये प्रिंसिपल का ब्याज है। ठीक है कि नहीं, और ये 40 500 का ब्याज है। तो 40 500 का कितना परसेंट है, समझ में आई बात, 500 का कितना परसेंट। ठीक है कि नहीं, वो रेट मुझे पता नहीं, तो 500 का आर परसेंट 40 है, तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करोगे 8 आ जाएगी। क्लियर, तो रेट मेरी 8 आ गई भाई, रेट मेरी 8% आ गई। अब ये जो 500 ब्याज है ना, ये जो 500 ब्याज है ये प्रिंसिपल का है, हमें पता है प्रिंसिपल का, और कितना परसेंट है, हमने रेट निकाल लिया 8%। तो मैं ये कहूंगा कि जो 500 ब्याज है वो प्रिंसिपल का आर परसेंट था भाई, क्या था, आर परसेंट था, और आर में निकाल चुका हूं, आर में निकाल चुका हूं 8%। क्लियर भाई, काट लेते हैं भाई, तो काटूंगा भाई, 4 दूनी 8, 4 से कट गया आपका 25 पर। ठीक है, 25 2 से इसको काट दूंगा 250 पर। ठीक है, तो 25 25 जा हो गया 625, 6250 प्रिंसिपल आ गया भाई, कितना आ गया 6250। तो भाई टेबल मेथड क्लियर होना चाहिए, आपको पता है ये जो 500 बन रहा है ये प्रिंसिपल का ब्याज है। ठीक है कि नहीं, और ये 40 जो है इस ब्याज का ब्याज है पिछले का, यानी 40 500 का ब्याज है। तो 500 का कितना परसेंट रेट मुझे पता नहीं, तो 500 का 8% 40 है, रेट 8 आ गई, और प्रिंसिपल का 8% 500 है, तो आर तो मैंने निकाल लिया 8, यानी प्रिंसिपल का 8% 500 है, यहां से प्रिंसिपल आ गया। बात क्लियर होगी भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है, सिंपल है मगर इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं, बहुत से बच्चे उलझ जाएंगे इसमें। ठीक है नहीं, तो आपको टेबल मेथड क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
1105 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए को 5 वर्ष का हिस्सा, ठीक है कि नहीं, ए को 5 वर्ष का हिस्सा और बी के 7 वर्ष के हिस्से के बराबर चक्रवृद्धि ब्याज 10% हो, ठीक है। तो 1105 रुपये मेरे पास हैं, मैंने दो को उधार दे दिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है नहीं, 2 बैंक में डाल दिया, 2 व्यक्तियों को दे दिए, ठीक है। तो एक ए बैंक को दे दिए, एक बी बैंक को दे दिए, ठीक है, या एक व्यक्ति को दे दिए, बी व्यक्ति को दे दिए। तो एक व्यक्ति को जो दिए वो तो 5 साल के लिए दिए और दूसरे व्यक्ति को दिए वो 7 साल के दिए, ठीक है नहीं। ब्याज की दर मेरी 10% है। तो क्या होता है, दोनों से जो अमाउंट है ना वो बराबर मिलता है। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट ऑफ बी। तो मुझे अमाउंट बराबर मिलता है, ठीक है। तो यानी कि कंपाउंड अमाउंट फ्रॉम ए पर्सन और कंपाउंड अमाउंट फ्रॉम बी पर्सन, यहां से मुझे अमाउंट बराबर मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है भाई ये बात गिवन है, ये बात क्या है, ये गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगा, कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लगा दूंगा भाई। क्या करूंगा, कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लगा लूंगा। कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला इसलिए फार्मूले भी याद होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन जहां भी इक्वेशन बनेगी वो क्वेश्चन में हमें फार्मूला ही लगाना होता है, ठीक है कि नहीं। तो उसने इक्वेशन बनी बनाई दे रखी है कि भाई ए व्यक्ति से जो अमाउंट प्राप्त होगा और जो बी व्यक्ति से अमाउंट प्राप्त होगा वो बराबर है। तो मैंने बराबर ले लिया। अब सूत्र लगाना है कंपाउंड अमाउंट का, प्रिंसिपल। तो ए व्यक्ति की पूंजी कितनी थी, P1 मान लो, ठीक है कि नहीं, या ए ही मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं ए ही मान लेता हूं, क्या दिक्कत है। तो ए व्यक्ति की पूंजी ए थी और कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट। रेट दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है रेट, 10%। तो 10/100 और 5 साल के लिए दिए थे भाई ए व्यक्ति को। दूसरे व्यक्ति को कितने दिए थे, 7 साल के लिए दिए थे। और कितने दिए थे, बी मान लो, ठीक है कि नहीं। तो 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 7। पावर का चैप्टर आप कर चुके हो भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये बी इधर आ जाएगा और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 7 और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 5। और आपको पता है बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है भाई, ठीक है कि नहीं। तो a बाय बी इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ 1 प्लस रेट बाय 100। तो पावर माइनस हो गई 7 माइनस 5, ठीक है कि नहीं। तो रेट तो हमारी 10 थी, रेट कितनी थी, 10 थी। 1 प्लस में 10/100 और 2, ठीक है कि नहीं। रेट मेरी 10 थी, यहाँ 10 लिख दी, यहाँ नहीं लिखी, यहाँ भी लिख लूँ, या इधर भी आ रही रहने दो, ठीक है। तो इकट्ठी रख लेंगे, ठीक है, इधर आ रही रहने दो। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गई, 11/10। तो a बटे में b ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, लिख देता हूँ 11/10 का स्क्वायर, यानी 121/100। तो यहां से मेरी ए बी की रेशो आ गई। ए अपॉन बी का मतलब क्या है, रेशो है। तो मैं कह दूंगा ए बी की रेशो आ गई है भाई कितनी, 121/100, यानी 121 रेशो 100। और ये 1105 क्या है भाई, 1105 ए और बी का जोड़ है। ए और बी का जोड़ 1105 है। तो भाई यहां रेशो का जोड़ कितना है, रेशो का जोड़ 221 है। तो 221 को किस से गुणा करूं कि 1105 आ जाए, किससे गुणा करूं, सोचना है आपने। तो 221 की 5 से गुणा करूंगा तो 1105 आ जाएगा। तो भाई इनका जोड़ मुझे 1105 बनाना है, तो मैं 5 से गुणा कर देता हूं। तो 5 से गुणा करूंगा, ये 605 हो जाएगा और ये आपका 500 हो जाएगा। तो पूंजी आ गई 605 और 500। सेकंड आंसर आ गया भाई। बात क्लियर हो गई भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। या आप यूं भी देख सकते हो, ठीक है, यहीं पे छोड़ सकते हो 121 की रेशो किस ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में ही है, ठीक है। तो यूं भी कर सकते हो। तो आगे चलते हैं भाई। सेवनटीन पे आ जाते हैं भाई। किसी धन पर 12.5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, साधारण ब्याज बताओ, ठीक है नहीं। सीआई दे दिया, एसआई पूछ लिया, ठीक है कि नहीं। तो इसका भाई क्या है भाई, इसमें देखो मैंने आपको बताया था 2 ही मेथड होते हैं, या तो टेबल मेथड है या फिर आपका रेशियो मेथड है। फार्मूला रेशियो एक ही बात है, ठीक है। उस फार्मूले को हम रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, काट पीट के लिख दिया फार्मूला, रेशियो बन गई, और कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो रेशियो कह लो आप, टेबल मेथड कह लो, ठीक है। तो टेबल मेथड के लिए मैंने बताया था, टेबल मेथड तभी लगता है जब मेरे पास रेट और प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल है नहीं,
ठीक है नहीं, तो इसलिए टेबल पे मैं जाऊंगा नहीं। तो बचा क्या, रेशियो मेथड बचा, तो रेशियो लेके चलेंगे भाई। तो रेट कितनी है भाई, 12.5% है। 12.5% को फ्रैक्शन में ला सकता हूँ 1/8, टाइम मेरा 2 है। ठीक है, तो रेशियो बना लूंगा भाई प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट की आफ्टर 1 ईयर। ठीक है कि नहीं, 8 की चीज 9 हो गई, 1/8 से वृद्धि हो रही है, तो पहले 8 थी अब 9 हो गई। ठीक है, अब 2 साल के बाद, 2 साल के बाद स्क्वायर कर दूंगा, तो यानी 64 81 हो जाएगी। 64 क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब सीआई पूछा है, सीआई दे रखा है, तो सीआई कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 81 में से 64 घटाऊंगा, 17 आ गया सीआई। सीआई क्या आ गया, 17 आ गया। ठीक है कि नहीं। अब क्या कहते हैं, एसआई और निकाल लो। तो एसआई कैसे निकलेगा, एसआई निकलेगा, एसआई होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, अगर रेट परसेंट में हो तो 100। ठीक है कि नहीं। तो प्रिंसिपल कितना, ये यहां देखेंगे रेशो 64। ठीक है कि नहीं, तो 64 इंटू में रेट, परसेंट हटा चुका हूं तो 1/8। अब 100 नहीं लोगे यहां पर, क्योंकि फ्रैक्शन में मैंने रेट परसेंट में ली नहीं, परसेंट में लूंगा 12.5 तो फिर 100 लोगे, और अगर 1/8 ले रहा हूं तो 100 नहीं लोगे। तो पी इंटू आर इंटू टी, तो 64 गुना 1/8, और टाइम मेरा 2 है। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगी भाई 17, और ये आ गई 16। तो सीआई एसआई की रेशो निकाल ली 17-16 की। क्या निकाल ली, रेशो निकाल ली 17-16 की। अब सीआई दे रखा है 170, तो 170 कैसे बढ़ेगा, जब मैं 10 से गुणा करूंगा, तो सीआई 170, तो एसआई हो गया 160। बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है नहीं, तो रेशो से करोगे, अब सीआई 170 बनाना है, 10 से गुणा कर दूंगा तो एसआई मेरा 160 आ जाएगा। एसआई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है। 100 कब होता है, जब रेट परसेंट में लोगे, परसेंट में नहीं ले रहे तो खाली रेट ही होता है। ये बात आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी एसआई के चैप्टर में, तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो सी आंसर आ गया। आगे चलते हैं भाई। तो क्या कह रहा है भाई 18वां क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन दिया, ठीक है कि नहीं, और वो 6 साल में दुगना हो गया, तो बताओ कितने साल में 16 गुना होगा, कितने साल में 16 गुना होगा। ठीक है कि नहीं। तो भाई मैंने स्टार्टिंग में जब टेबल मेथड समझाया था, तो मैंने आपको ये बताया था रेशो सेम रहती है। रेशो क्या रहती है, सेम रहती है। अगर आप 1 साल का गैप लोगे, तो 1 साल के गैप पे जो पूंजी बढ़ेगी, यानी प्रिंसिपल से जो अमाउंट बनेगा, वो रेशो सेम रेशो में बढ़ेगा। ठीक है, और अगर 2 साल लोगे तो 2 साल में सेम बढ़ेगा, 3 लोगे तो 3 में बढ़ेगा। ठीक है कि नहीं, यानी जीपी में होता है भाई, ये प्रिंसिपल और जो अमाउंट होता है वो जीपी में बनता है। तो प्रिंसिपल था मेरा स्टार्टिंग में कोई प्रिंसिपल था, तो 6 साल में जो अमाउंट बनेगा, 6 साल में जो अमाउंट बनेगा, फिर अगले 6 साल में यानी 12 में जो अमाउंट बनेगा, फिर अगले 6 साल में जो अमाउंट बनेगा 6 में, 12 और 6 18, तो इनकी रेशो सेम रहेगी। रेशो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि ये जीपी में होते हैं। ठीक है कि ये ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज में होते हैं। तो मान लिया प्रिंसिपल पहले 1 था मेरा, कितना था, 1 था, वो कह रहा है 6 साल में दुगना हो गया, तो 1 से दुगना हो गया, ये दे रखा है भाई, दुगना हो गया, ये गिवन है, ये गिवन है, डबल हो गया। तो अब आगे भी डबल ही होगा, आगे भी डबल ही होगा, मगर गैप 6 का रहेगा, 6 साल में रहेगा डबल। ठीक है, तो 1 से 2 हो गया, तो आगे भी डबल होगा, 2 का 6 गुना। ठीक है, 6 2 का दुगुना करूंगा, ठीक है कि नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, टाइम का डबल नहीं करना। ठीक है, प्रिंसिपल का डबल, अमाउंट का डबल करना है। तो प्रिंसिपल डबल हो गया, अब ये अमाउंट बन गया, तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा, अब ये भी अमाउंट डबल बन जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, रेशो सेम रहेगी, दुगना ही होता रहेगा। तो 4 का दुगुना भी 8 हो जाएगा। क्लियर। तो अभी 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, उसने कितना बोला, उसने बोला 16 गुना, अभी तो 8 ही गुना हुआ है, तो 16 गुना करना है, तो एक बार और जाना पड़ेगा भाई, एक बार और डबल करना पड़ेगा, तो ये 16 हो जाएगा। अब यहां टाइम चल रहा है 6 का गैप, तो 6 और 6 12, 12 और 6 18, तो 18 और 6 24, तो 24 साल में 16 गुना हो जाएगा भाई। कितने में हो जाएगा, 24 साल में 16 गुना हो जाएगा। बात क्लियर होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये रेशो से कर लो, बेटर है, लेकिन शॉर्टकट भी है इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट लिख सकते हो। अगर कोई पूंजी m टाइम्स हो जाती है, m टाइम्स,
इन t ईयर्स, ठीक है भाई, m नहीं तो n लिख लो, n टाइम्स कर लो, n गुणा हो जाती है, n गुणा t वर्ष में हो जाती है, ठीक है। फिर वो पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे कि m की पावर n गुणा, m की पावर n गुणा m की पावर n टाइम्स कितने में होगी। तो कुछ नहीं करना भाई, जो ये पावर होगी ना, जो ये पावर होगी, एक मिनट गलत लिख दिया, ठीक कर लेना भाई, n की पावर m गुणा लिखना था, n की पावर m गुणा कितने साल में होगी। तो जो ये पावर है, इस पावर की समय से गुणा कर देना भाई, ठीक है नहीं तो mt वर्ष में होगी, कितने में होगी, mt वर्ष में, mt ईयर्स में होगी। क्लियर भाई। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट फाड़ना है, समझा दिया है रेशो से, कोई जरूरत नहीं है शॉर्टकट की, रेशो से बेटर है, ठीक है नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो तो मैंने लिखवा दिया। तो जैसे कैसे लगेगा ये देखना भाई, कैसे लगेगा। उसने बोला, क्या बोला उसने बोला दुगुनी हो जाती है, दो गुणी हो जाती है, कितने में हो जाती है, 6 वर्ष में हो जाती है। अब वो कह रहा है 16 गुनी, तो 16 को मैं लिख लूंगा 2 की पावर 4, क्या लिख लूंगा, 2 की पावर 4 लिख लूंगा। क्लियर भाई। यानी जितनी पहले गुणी दे रखी थी उसकी पावर बढ़नी चाहिए, क्या बढ़नी चाहिए, उसकी पावर बढ़नी चाहिए। तो पहले n गुणी थी, तो n की पावर अगर पूछ लेता है तो बड़ा सिंपल है, इस पावर को ईयर से गुणा कर दो, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है नहीं। तो इस 4 को इस 6 से गुणा कर दूंगा, तो 4 गुणा में 6 24 साल में हो जाएगी। क्लियर भाई। तो रेशो से भी कर दिया और भाई शॉर्टकट फार्मूला ही बता दिया, आपकी मर्जी कैसे करोगे। आगे चलते हैं। कहने को दिल्ली पुलिस का पेपर है भाई, दिल्ली पुलिस का नहीं, सारी चीज वही है, सारी मतलब आपको सीजीएल वाली ले बतानी पड़ रही है। यही चीज सीजीएल में आती है, यही चीज बैंकिंग में आती है, कंसेप्ट तो वही है भाई, रकम चेंज करता रहेगा बस। किसी सीजीएल में क्या थोड़ी रकम लंबी बना देगा, कैलकुलेशन ज्यादा करवा लेगा। दिल्ली पुलिस में क्या है, कैलकुलेशन कम रखेगा, स्टेटमेंट थोड़ी छोटी रखेगा, बस इतना ही फर्क है, कंसेप्ट तो वही है सारी चीज। 19वां, किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 6690 है, 6 वर्ष में 10,035 है, तो धन कितना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई आपको बताया था मैंने, जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो 3 साल का अमाउंट है, ठीक है कि नहीं, और फिर उसके बाद अगले 3 साल में 6 साल का जो अमाउंट है, ठीक है, अगले 3 साल में जो 6 साल का अमाउंट है, ये आपकी सेम रेशो में रहने वाले हैं भाई, ये सेम रेशो में रहेंगे, ये जीपी में होते हैं, आर इन जीपी। जीपी का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसका मतलब ये होता है कि लगातार टर्म्स की रेशो बराबर होती है, यानी प्रिंसिपल और कंपाउंड अमाउंट 3 की रेशो वही है जो कंपाउंड अमाउंट 3 और कंपाउंड अमाउंट 6 की रेशो है। क्लियर भाई। यही होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब भी यही होता है भाई, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। रेशो का चैप्टर कराया था, तो रेशो के चैप्टर में यही बताया था, लगातार टर्म्स की जिसमें रेशो होगी वो जीपी सीरीज होगी या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगी। तो जीपी या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। तो प्रिंसिपल और 3 साल के अमाउंट की जो रेशो है वही 3 साल के अमाउंट और इसकी रेशो है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई, अंदर वालों की गुणा बाहर वालों की गुणा कर दूंगा। तो प्रिंसिपल इंटू में 6 साल का अमाउंट इज इक्वल टू, जब इसकी गुणा करूंगा तो 3 साल के अमाउंट की 2 बार गुणा होगी, या 3 साल के अमाउंट का स्क्वायर कह सकते हो। तो 3 साल के अमाउंट का स्क्वायर बराबर है प्रिंसिपल इंटू 6 साल का अमाउंट। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट बन गया भाई, ठीक है कि नहीं, ये रिजल्ट बन गया, ये ध्यान रखना है भाई, आगे से मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है नहीं। तो ये जीपी में होती है, इनकी रेशो बराबर है, बना लेना है आपने। अब उसने दे रखा है क्या, 3 साल का अमाउंट 6690 पुट कर दोगे, 3 साल का अमाउंट 6690, 6 साल का दे रखा है 6 साल का पुट कर दोगे, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल निकल जाएगा यहां से, पुट करना है बस आपने और कुछ नहीं करना। तो प्रिंसिपल पूछा है, 6 साल का अमाउंट है आपका कितना, 10,035, 3 साल का अमाउंट है भाई आपका 6690 गुणा में 6690, ठीक है। काट दूंगा भाई इसको हम काट देंगे, तो काट देता हूं भाई, कितने पे काटू, 15 पे काट देता हूं, 15 छिके 90, बच गए 10, तो 15 छिके 90, फिर 113 बच गया, 15 नहीं मैं 135, फिर इसको 15 से काट लेता हूं, 15 चौके 60, ठीक है कि नहीं, 15 चौके 60, 15 छिके 90,
669 पूरा ही कट गया, 669 से कट गया 10 पर, तो प्रिंसिपल आ गया आपका 4460। कितना आ गया? 4460 आ गया। बात क्लियर होगी होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। जब टेबल मेथड बताया था, आपको बताया था रेशो सेम होती है, तो रेशो सेम लेके चलना है भाई आपने। आगे चलते हैं। सीजीएल वाले कंसेप्ट आ रहे हैं भाई, सारे के सारे सीजीएल वाले कंसेप्ट आ चुके हैं। कंसेप्ट में एक भी नहीं छोड़ रहा हूं भाई, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन कम ले रहा हूं लेकिन कंसेप्ट नहीं छोड़ रहा हूं, सारी R&D शॉर्टकट कंसेप्ट सारे बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 2400 रुपये 2 वर्ष में 3000 रुपये बन जाते हैं, 4 साल बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? तो वही चीज है भाई, प्रिंसिपल 2 साल का अमाउंट और 4 साल का अमाउंट, ये सेम रेशो में रहेंगे भाई, ये जीपी में रहेंगे आपके, आर इन जीपी। यानी कि प्रिंसिपल और कंपाउंड अमाउंट 2 की रेशो वही रहेगी जो कंपाउंड अमाउंट 2 और कंपाउंड अमाउंट 4 की रेशो रहेगी। क्लियर? रेशो मतलब डिवीजन। तो पुट कर दो भाई, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है कि नहीं। तो प्रिंसिपल आपका 2400 है, अब की बार प्रिंसिपल 2400 है, 2 साल का अमाउंट 3000 है, तो यहां भी 2 साल का अमाउंट 3000 है, और 4 साल का अमाउंट निकालना है, ये मुझे निकालना है। बस काटा पीटिए कर लो भाई। तो इसको इधर ले आओ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कंपाउंड अमाउंट 4 3000 इंटू 3000 हो जाएगा, और ये 2400 नीचे आ जाएगा भाई, और ये ऊपर चला गया। अब काट लेता हूं भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से काट लेता हूं, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4 से काट लेता हूं 75 750 पर, फिर 5 से गुणा कर देता हूं 3750 आ गया भाई। तो 4 साल का अमाउंट 3750 है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। कंसेप्ट अपना क्लियर है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। आगे चलते हैं। 21वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10% दर से 2 साल के लिए 250 रुपये है, धनराशि बताओ भाई, ठीक है। सीधा शॉर्टकट लिखवा देता हूं भाई, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, ठीक है भाई, और डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स। तो भाई 2 साल के CI/SI को हम बोलेंगे D2, D2 का मतलब डिफरेंस फॉर 2 ईयर, और इसको बोल दूंगा D3, D3 मतलब 3 साल का डिफरेंस, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या रहेगा भाई? शॉर्टकट रहेगा आपका P इंटू में R/100 का स्क्वायर, और D3 रहेगा आपका P इंटू में R/100 का स्क्वायर, R प्लस 300/100। ये 3 साल का डिफरेंस निकालना हो, और वो 2 साल का डिफरेंस निकालना हो, क्या? CI/SI का डिफरेंस, ठीक है कि नहीं। अब उसने क्या बोला, ब्याज का अंतर जो है वो बताना है, ठीक है कि नहीं। D2 बताना है, 2 साल है तो D2 बताना है। तो फार्मूला क्या है D2 का? D2 का फार्मूला है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल गिवन है भाई, प्रिंसिपल नहीं, सॉरी, प्रिंसिपल निकालना है, अंतर दे रखा है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यही छोड़ दिया मैंने, आगे पढ़ा नहीं। तो अंतर 250 रुपये है, धनराशि बतानी है, प्रिंसिपल बताना है भाई, ठीक है। तो D2 पुट कर लेंगे भाई, D2 जो है वो 250 है, अंतर जो है वो 250 है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट दे रखी है आपको कितनी? 10%, ठीक है। इसका स्क्वायर, सीधा शॉर्टकट फार्मूला लगा दिया भाई। तो 0 से 0 काट दूंगा, 10 का स्क्वायर 100 इधर गुणा हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल 25,000 आ गया। बड़ा सिंपल था भाई, कोई समस्या नहीं, शॉर्टकट याद कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। $5,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 है, ब्याज की दर बताओ भाई। तो शॉर्टकट फार्मूला आपको पता है D2 का, प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100 का स्क्वायर, पुट कर दो भाई, जो अंतर है वो 72 है,
प्रिंसिपल जो है वो मेरा 5000 है। यहां से मुझे रेट निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो ये 5000 नीचे आ जाएगा भाई, 72 बटे में 5000 इज इक्वल टू रेट बाई 100 का स्क्वायर। मैं काट लेता हूं, 2 से काट लेता हूं 36, 2 से काट लेता हूं 2500, ये बन गया 6 बटे 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू है रेट बाई 100 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ठीक है कि नहीं, 6 बटे 50 इज इक्वल टू रेट बाई 100 आ गया, 50 से कट गया 2 पर 2 की गुणा करोगे, रेट आपकी 12 आ गई भाई। क्लियर? तो सूत्र में रखना है, बाकी काटा पीटी है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो 23वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या कहता है 23वां। एक मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। एक आदमी ने साधारण ब्याज दर पर 6% दर से एक धनराशि निवेश की, 3 साल के अंत में 900 रुपए का ब्याज मिला। अगर हर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज मिलता तो उससे 3 वर्ष बाद उतनी राशि पर उतनी ब्याज दर पर कितना ज्यादा ब्याज मिला। मतलब कितना ज्यादा, एसआई मिला फिर उससे कितना ज्यादा ब्याज मिला सीआई पर, मतलब ज्यादा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो सीआई एसआई का डिफरेंस निकालना है 3 साल का। तो सूत्र लगा सकते हो भाई, D3 3 साल का अंतर का सूत्र है प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100 का स्क्वायर और रेट प्लस 300 बाय 100। ये आपका फार्मूला लिखवाया मैंने 3 साल के डिफरेंस का। ठीक है भाई, अब ये सूत्र तभी लगेगा जब मेरे पास प्रिंसिपल हो। प्रिंसिपल तो है ही नहीं, मेरे पास तो ब्याज है 3 साल का एसआई। तो प्रिंसिपल का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल का फार्मूला एसआई इंटू 100 और बाय में रेट इंटू टाइम। क्लियर भाई, एसआई मेरा 900 है, एसआई 900 है, ठीक है कि नहीं। रेट कितनी है, रेट आपकी क्या कहते हैं 6% है, ये 6% रेट। तो रेट मेरी 6 है भाई, और टाइम कितना है, टाइम मेरा 3 वर्ष है। तो काट दूंगा 6 × 18 से कट गया 50 पर। तो प्रिंसिपल मेरा 5000 आ गया भाई, क्या आ गया, प्रिंसिपल 5000 आ गया। अब पुट कर दो भाई, तो प्रिंसिपल 5000, ठीक है भाई, रेट मेरी 6%, ठीक है भाई। फिर रेट यहां 6 रख दो तो 306 बटे 100 हो जाएगा। काट लो भाई 5000, ये हो जाएगा 36 बटे में 10,000 और ये हो जाएगा 306 बटे में 100। 5000 से 2 पे काट दूंगा, 2 से काट दूंगा 18 पर, ठीक है भाई। अब गुणा कर दूंगा, 18 छिका 108, 81 लग गया, 18 तिया 54 और 1 55 और नीचे 100 है, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 55 रुपया 8 पैसे आ गया भाई, सी आंसर आ गया। ठीक है भाई, D3 3 साल के अंतर का सूत्र है, लेकिन प्रिंसिपल चाहिएगा तो एसआई दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखी है, प्रिंसिपल निकाल सकता हूं। एसआई का चैप्टर आप कर चुके हो तो प्रिंसिपल का फार्मूला लगा दो और प्रिंसिपल यहां पुट कर दो, फिर आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। तो 24वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कितनी राशि पर 3 वर्ष का 4% दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 रुपये 4 पैसे हो जाएगा। तो लगा लो भाई सूत्र 3 साल का। D3 का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100 का स्क्वायर और भाई रेट प्लस में 300 अपॉन 100, ये फार्मूला लगा लो। क्लियर भाई, अंतर दे रखा है 3 रुपये 4 पैसे, 3 रुपये 4 पैसे, ठीक है कि नहीं। अब ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 हो जाएगा, 304 बटे 100 हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल तो मुझे निकालना है, रेट दे रखी है आपको 4%, तो 4 बटे 100 का स्क्वायर और रेट रखूंगा 4 तो 300, 4 बटे 100 तो ये कट जाएगा आपका यूं का यूं, ये कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। इधर 1 बच गया तो 4 से काट दूंगा तो ये बच गया आपका 1/25, इसका स्क्वायर कर दूंगा
तो 25 का स्क्वायर 625 इधर आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो प्रिंसिपल 625 आ गया भाई। कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, सीधा फार्मूले में पुट करना है, बाकी काटा पिट्टी कैलकुलेशन है भाई, इतना तो कर ही लोगे। तो आगे चलते हैं भाई। तो भाई ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, बस 25वां क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। मैंने मेन इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आ सकते हैं वो ले लिए हैं। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चांस कमी है किस्त वाला क्वेश्चन आए, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई। तो किस्त वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो वो भी हमें आना चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त पे सूत्र लिख देता हूं भाई आपका, ठीक है कि नहीं। प्रिंसिपल का फार्मूला है, क्या फार्मूला है, x अपॉन में 1 प्लस रेट बाय 100, x 1 प्लस रेट बाय 100 का स्क्वायर और डैश 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 x 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। ये फार्मूला है भाई चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का। P का मतलब क्या है लिख देता हूं, P का मतलब प्रिंसिपल होता है, आपको पता ही है। P का मतलब है प्रिंसिपल। R क्या है, R है रेट ऑफ CI, ध्यान रहे। SI का अलग सूत्र है, CI का अलग है। SI का सूत्र SI के चैप्टर में लिखवाया था, ठीक है कि नहीं। और N का मतलब क्या है, N का मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। और भाई X का मतलब क्या है, X का मतलब है अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। क्लियर भाई। तो अब सीधा सूत्र लगा लेता हूं भाई। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है, तो 21,000 रुपये उधार लिए हैं, कर्ज लिया है, तो प्रिंसिपल है भाई 21,000, प्रिंसिपल है 21,000। किस्त निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, रेट है मेरी 10%, तो 1 प्लस 10/100 प्लस में कितनी किस्त है भाई, कितनी किस्त है भाई, ठीक है 2 वर्षों में, 2 वर्ष में वार्षिक किस्त है, 2 वर्षों में चुकाना है, तो 2 ही किस्त बनेंगी। तो 2 तक लिखूंगा, अगर 3 बनती तो 1 प्लस रेट बाय 100 का स्क्वायर, फिर अपोन में फिर x अपोन में 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 3। मैंने n लिखा है, n मतलब जितनी किस्त उतनी पावर तक जाना है, ठीक है। अगर 3 किस्त है तो 3 पावर तक जाऊंगा, यानी पहले 1 पावर, ठीक है, यहाँ 1 पावर है, ठीक है, यहाँ 1 पावर है, तो फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, फिर 4 पावर, फिर 5 पावर, ऐसे n पावर, n मतलब जितनी किस्तें, तो किस्त 2 ही हैं तो 2 ही तक लिखूंगा, ठीक है नहीं। 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर, अगर 3 किस्त होती तो प्लस में करके फिर 1 x अपोन में 1 प्लस 10/100 की पावर 3 लिख देता। अगर 4 किस्त होती तो प्लस में फिर x करके अपोन में 1 प्लस 10/100 की पावर 4 लिख देता, ठीक है। तो 2 ही किस्त हैं, 2 तक लिखेंगे हम। अब इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो ये हो जाएगा 11/10, पलट कर हो जाएगा 10x/11, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121/100, पलट कर हो जाएगा 100x/121। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई, 121 11 से भाग करूंगा, 11 पे गया, 11 ढाई 110x प्लस में 100x, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 210x बटे में 121, और इजी इक्वल टू आपका 21,000 है, तो ये 121 इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 210x हो जाएगा आपका 21,000 इंटू में 121, और 210 से ये 100 पे कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 12,100। क्लियर भाई, तो 12,100, तो सेकंड आंसर आ गया 12,100 रुपए की किस्त बन गई। क्लियर भाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे किस्त है तो उसका ये सूत्र है, और साधारण ब्याज का मैंने साधारण ब्याज वाले चैप्टर में लिखवाया था, तो उसको भी देख लेना भाई। ये दोनों फार्मूले याद कर लो, वैसे कम संभावना है क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आ जाएगा तो फार्मूले में पुट कर देना और कुछ नहीं करना भाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई इसको चैप्टर को दोहराओ, ठीक है कि नहीं, फार्मूले याद करो, ठीक है कि नहीं। फिर आपका जो टेबल मेथड है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें आपका CI, उसको ध्यान से देखो जो एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। और भाई ये किस्त का फार्मूला, और बीच में आपका 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर निकालना है CI SI का, तो वो शॉर्टकट फार्मूले हैं, वो याद करो भाई, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है भाई। तो आज हम इतना ही करते हैं, आपको भविष्य की शुभकामनाएं, पुनः सभी को नमस्ते।